चलिए, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करवाने जा रहे हैं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टीचर की तैयारी करना चाहते हैं। बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा है और ये जो है किरण प्रकाशन का है, याद रखिएगा। और 2026 तक का हल प्रश्न सहित हम करेंगे, लेकिन 2026 में एग्जाम हुआ नहीं है, तो हम 2024 तक का लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है? और याद रखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। एनसीईआरटी का भी है, एससीईआरटी जो बुक है बिहार का उससे भी हम करेंगे, जो स्टेट का होता है। प्रैक्टिस वर्कबुक की भी तैयारी करेंगे। इसमें हम विज्ञान को टॉपिक ले रहे हैं, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान का जो रहेगा। क्लास अगर पूछे तो 9 to 10 का सिलेबस रहेगा, याद रखिएगा। और बिहार शिक्षा के लिए रहेगा। और इसी में हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा आधारित रहेगा, जिसमें हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का हम तुलना करेंगे। और इस अध्याय पर हम पढ़ाई करेंगे, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी के तहत भी क्वेश्चन बनते हैं और हमारे आसपास के पदार्थ एससीईआरटी के तहत भी बनेंगे। ये टॉपिक के आधार पर हम आपको एमसीक्यू तैयार किया गया है, प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, ठीक है? जो कि 15 सेट आपको मिलेंगे। और कक्षा 9 का अभी चलेंगे एमसीक्यू, जो कि अध्याय बाय अध्याय चलेंगे, फिर सब मिलाकर जो प्रैक्टिस सेट 100 चलते हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है? तो चलिए, जिनको तैयारी करना है साइंस के लिए वो करेंगे। इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स का भी मैं कर दूंगा, तैयार रहेंगे। तो चलिए, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की बात करेंगे, जिसमें कक्षा 9 का पहला अध्याय चल रहा है। तो इसका एमसीक्यू करिए और बताइए कि कितना नंबर आपका आता है। 40 क्वेश्चन है पहला अध्याय का। दूसरा अध्याय सब एक ही अध्याय में रहेगा, समय लगेगा लेकिन एक ही अध्याय में आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अगर मेरा एनसीईआरटी पढ़ा पढ़ा हुआ जो एमसीक्यू विथ व्याख्या पढ़े होंगे, ठीक है? तो आपको ये आसानी से आपको टिक लगाना हो जाएगा। ये 9 to 10 के लिए है। इसी तरह आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो 11-12 का भी चलेगा। तो हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित पहला प्रश्न है, बताएंगे। अब इस पे कोई भाषा नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कोई भी वस्तु अगर सामग्री से बनेगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हम उसे पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन बने पदार्थ कहेंगे। चलिए, ये भी हो गए। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? थोड़ा-सा किरण प्रकाशन का बुक का जो आंसर है थोड़ा गलत होता है, लेकिन लगभग मैं उसे ठीक करके दूँगा। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो होता है वो बताइए क्या होता है? तो पदार्थों के कणों के बीच अगर होगा तो क्या होगा? तो हम बताएँगे रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान। मतलब पदार्थों के कणों के बीच क्या होगा? स्थान जो है उसका खाली रहता है, बस। तीसरा प्रश्न, ये सब 9 से सवाल है, इसका डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया है, आप देखे होंगे तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा पदार्थ है कि मूल अवस्था नहीं होती है? जो मुख्य रूप से जो अवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, बताइएगा। तो हम इसमें देखिए, ठोस, द्रव, गैस तो हम जानते हैं। जेल का नाम सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं, तो जेल कहाँ से हो जाएगा? जेल वाले इस्तेमाल नहीं होते, ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। हमारा जो पदार्थों का अगर अस्तित्व देखा जाए तो 3 ही हम हैं। चलिए, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है बताइएगा? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा ठोस नहीं है? तो कौन-सा ठोस नहीं है ये बताइए? तो कौन-सा ठोस नहीं है? रबर ठोस है, स्पंज है, पत्थर है, दूध है, क्या? ठोस नहीं पूछ रहा है, ठीक है? बताइए। तो हम अच्छे से जानते हैं उसके बारे में कि दूध ठोस नहीं है। रबड़ आपको ठोस मिल जाएगा, स्पंज मिल जाएगा, पत्थर तो है ही। देखिए, ये 5वां जो सवाल देख रहे हैं हम, ये 5वां सवाल को काट दीजिए। 5वां यहाँ पे गलती से लिखा है, 6 की जगह 5 कीजिए और 6 यहाँ पे होगा। तो 5वां सवाल है कि किस अवस्था में कणों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो दूरी अगर पूछा जाए तो आपको सबसे अधिक दूरी, तो यहाँ पे दूरी नहीं देना है। 5वां क्वेश्चन का सवाल क्या था कि सबसे कम दूरी, ठीक है? मतलब कि दूरी सबसे कम होती है किसकी? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ठोस की होती है, सबसे कम दूरी होती है। लेकिन अगर 7वां की जगह पे 7वां जो सवाल है वहाँ पे 6 सवाल कर दीजिए। छठा सवाल, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी? तो कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी? गैस में होगी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है। ये बात हो गई। इसी तरह 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, किस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होगा अगर आपसे पूछा जाए?
तो बताइए, तो किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? आकर्षण बल सबसे अधिक पूछ रहा है और सबसे कम पूछेगा, तो बताना है आपको। बताइए, तो सबसे अधिक, जल्दी-जल्दी जवाब दीजिए। तो 7वाँ, ये 8वाँ नहीं है, ये 7वाँ सवाल है, याद रखिएगा। तो इसका जवाब दीजिए, तो ठोस में। आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होगा? ठोस में। लेकिन इसी जगह पे 9 सवाल का मतलब बोल रहे हैं, मतलब कि 8 सवाल। 8वाँ सवाल है कि किस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? गैस में। और यही कण की दूरी अगर पूछता कम में, तो हम ठोस में लगाते, लेकिन अधिक पूछता तो गैस में लगाते, कण की दूरी। और आकर्षण की बात करता सबसे कम तो गैस में, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होता है? ठोस में। क्लियर हो गए? बोलिएगा नहीं। चलिए, आगे बात करते हैं 10वां। 10वां बोल रहा हूँ, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच जो बल लगता है, वह बल है। तो पदार्थों के जो कणों के बीच जो बल लगेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। 9 प्रश्न का जवाब दीजिए, तो उसे हम आकर्षण ही कहेंगे। सही बात है, एक-दूसरे से बल लगेंगे तो आकर्षण ही कहलाते हैं, अट्रैक्शन ही कहलाते हैं। 10वां सवाल है ये, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? बताएँगे, तो हम बताएँगे दोनों में, 2 और 3 में होंगे। 2 और 3 मतलब द्रव और गैस। ये समय बहाव में होंगे, ठोस बहाव का थोड़ी होता है। बहाव मतलब बहने वाला द्रव पदार्थ, है ना? 12वां प्रश्न है पदार्थ के, 12वां प्रश्न बोल दे रहा हूँ, गलती हो गई है प्रिंट में, महा मिस्टेक। 11वां प्रश्न है पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है? बताइएगा। मतलब कंप्रेहेंशन जिसे बोलते हैं, कंप्रीजन बोल दीजिए। संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है, कंप्रीजन करने की। ठीक है? बताएँगे 11वां सवाल, तो वो है गैस। गैस में होती है संपीड़ितता। 13वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? सबसे अधिक संभव है, बताएँगे, तो वो ठोस में। मतलब कि गलनांक सबसे अधिक संभव कहाँ होगा? ठोस में। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, दबाव बढ़ने से पदार्थ के कणों को, दबाव बढ़ने से पदार्थों को क्या होगा? नज़दीक लाया जा सकता है, दबाव बढ़ाने पर। ये हो गए। अध्याय अभी 1 ही चल रहा है 9 का। ये 15वां सवाल नहीं है, 14वां सवाल है। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बता दीजिए। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया हम कहेंगे गलन। गलन कहिए, गलनांक कहिए। चाहिए? गलनांक करेंगे, गलन विधि। ये हो गए 15वां सवाल। द्रव से गैस में बदलना अगर है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठोस से द्रव को तो गलनांक कह दिए या गलन कह दिए, एक ही है। लेकिन द्रव से गैस में बदलना है तो बताइए 15वां प्रश्न का, तो हम वाष्पीकरण कहेंगे। सही बात है, द्रव से गैस में बदलना है तो वाष्पीकरण ही करना पड़ेगा आपको। अब आ जाइए 16वां प्रश्न, 17 की जगह पे 16 प्रश्न। गैस से अब द्रव में बदलना है तो, गैस का है मान लीजिए, गैस है आपके पास, उसको द्रव में बदलना है पानी में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो उसे संघनन कहेंगे। संघनन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसे हम थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं आपको। मान लीजिए ठोस से द्रव में बदलना है, तो गलनांक मतलब आप इसे मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, आप जानते होंगे। अब है द्रव से गैस में बदलना है तो वाष्पीकरण बोलेंगे। तो वाष्पीकरण को हम अगर बोलें तो हम बोलते हैं वेपोराइज़ेशन भी बोल सकते हैं आप, या इवै इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। इवेपोरेशन या इवैपोरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसी में गैस से द्रव में बदलना है, तो संघनन कहते हैं। संघनन मतलब संगठन। संगठन कहते हैं, तो इंग्लिश में अगर ये संघनन का मीनिंग पूछ दे, या मान लीजिए संघनन की जगह पे इंग्लिश में दे दे, तो आप इसे क्या बोलिएगा? तो आप उसे कंडेंसेशन बोल दीजिएगा। क्लियर हो गए? ये हो गए आपके, समझा दिए थोड़ा। अब 18वें सवाल नहीं है, ये है 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या है? अगर ठोस है, ठीक है? और अचानक हमको गैस में बदलना है, तो क्या होगा? हमको द्रव में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट गैस में बदलेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। बताएँगे। 18वां प्रश्न नहीं है और 17वां प्रश्न है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन है, तो आप बताइए इसे क्या कहेंगे? मान लीजिए गलन को हम समझ गए, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वाष्पीकरण को समझ गए, इवैपोरेशन बोलते हैं, या आप इसे वेपोराइज़ेशन भी बोल सकते हैं वाष्पीकरण को इंग्लिश में। संघनन मतलब संगठन समझ गए, कंडेंसेशन बोलते हैं, ये हम समझ गए। लेकिन ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं?
और है क्या बताइए? अब बताइए। तो ऊर्ध्वपातन को हम बहुत ईज़िली शब्द बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर हो गया? तो अगर ठोस है और गैस में बदलना है तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे। और भी बातें करेंगे। जितना क्लियर होता है मैं उतना क्लियर करता जाता हूँ। 19वाँ प्रश्न नहीं है, ये 18वाँ प्रश्न है। 18वाँ प्रश्न है कि 573 केल्विन के मतलब केल्विन का समतुल्य तापमान है। आपको बताना है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। 573 केल्विन का तापमान है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न मतलब 20 की जगह पे 19वां सवाल है। 19वां सवाल है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था अगर पूछा जाए, क्या होगी? फिजिक्स अवस्था अगर पूछा जाए तो क्या होगा? बताइए। बता दीजिए। 200 डिग्री पर जल है, तो उसकी फिजिक्स अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगा, गैस होगा, द्रव होगा? बताएँगे। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो गैस में हो जाएगा ना जी। जल की भौतिक अवस्था है तो, गर्म कीजिएगा तो। चलिए 21 सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सा है? जो कि हम पढ़े थे। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, है ना? तो बताइए। ये है 21 प्रश्न नहीं है, ये है 20 प्रश्न। 20वां प्रश्न है। बताइए। तो 20वां प्रश्न का जवाब है शुष्क बर्फ। यही तो है, ठोस अवस्था में था, गैस में बदल दीजिए। ये हो गए 21 सवाल। निम्नलिखित में से किस या किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है? सबसे कम आकर्षण बल है, बताइए। निम्न में से किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण अट्रैक्शन है? किनके बीच? तो सबसे कम आकर्षण पूछा था आपसे। बताइए। सबसे ज़्यादा तो ठोस में था ना जी, तो सबसे कम किसमें होगा? गैस में, है ना? देख रहे हैं सवाल को घुमाया कैसे? चलिए 23। 23 है कि किसी ठोस पर सीधे ही गैसीय अवस्था बदलना कहलाता है। अब देखिए कोई भी ठोस अवस्था में गैस में बदलना है और सिर्फ सवाल को घुमाया है। सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप जानते हैं ये है 22 सवाल का जवाब, है ना? 22 का जवाब है। बताइए, सही है ना? आगे चलेंगे। 23 सवाल। 23 सवाल। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन-सा है? ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब होता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन कौन-सा है? बताएँगे। हम जानते हैं कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन बन जाता है। तो मतलब कि इसमें से कोई तो ऐसा होगा। बताइए। 23 का जवाब दीजिए। तो 1 और 2 दोनों है। नैप्थलीन भी है, नैप्थलीन भी और अमोनिया क्लोराइड भी है। ये दोनों होंगे। चलिए 25 नहीं है सवाल, 24 सवाल है ये। निम्नलिखित में से किसी गैस को द्रवित द्रवित मतलब द्रव करने के लिए क्या चाहिए? बताइए। अगर किसी द्रव को हमको द्रव अवस्था में कोई गैस है मेरे पास, गैस है, उसको द्रव अवस्था में बदलना है, मतलब पानी के रूप में बदलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपसे पूछ रहा है। 24 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे निम्नलिखित ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है, तभी आपको गैस द्रव अवस्था में बदलेगा। 25 सवाल, ये 26 नहीं है, 25 सवाल है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं? बता सकते हैं? बताइए, हम जानना चाहते हैं। आप इसे वेपोराइज़ेशन भी बोलते हैं, VAPORIJTION भी बोलते हैं, या आप उसे इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। वाष्पीकरण का 2 मीनिंग होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए मैंने वर्ड मीनिंग बोल दिया। तो वाष्पीकरण का प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो जल को वाष्प में बदलना, तो हम कितने डिग्री पर करेंगे? क्वथनांक पर करेंगे या क्वथनांक से कम ताप पर करेंगे, या कमरे के ताप के पे डिपेंड करता है? बताइए, वाष्पीकरण का प्रक्रम बताइए कि जो कि जल वाष्प में बदल जाए। बताइए। तो हम 20 जो 5 है, उसका जवाब देंगे अपने क्वथनांक से कम ताप पर करिएगा तो अपने आप हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। 20
26 हो गया, 25 क्लियर हो गया। अब आ जाइए 26 सवाल, यहाँ से सही हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, वो 25 तक था, अब 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है शुष्क बर्फ है? कौन सा शुष्क बर्फ है बताइए? 26 तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका शुष्क बर्फ है, ये हम जानते हैं बहुत इजी से। 27 सवाल है, निम्नलिखित में से ताप का एशियाई मात्रक कौन सा है? किरण प्रकाशन का बुक चल रहा है, उसी से एमसीक्यू तैयार किया गया है, उसी बुक से पढ़ाया गया है बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करने का। और आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाला, तो ये भूल मत कीजिए, आने वाली है। तो बीएड वाले हों या सीटेट वाले हों या डीएड वाले हों, मतलब बीएड करके सीटेट करिएगा, उसके बाद ही ना तैयारी कीजिएगा जी, तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। लेकिन कब है ये संभावना मैं आपको अंत तक मैं बताऊंगा, अगले मंथ तक बता दूंगा, क्योंकि डेट मेंशन होने वाला है। चलिए, तो निम्न में से ताप का एशियाई मात्रक कौन सा है? एशियाई मात्रक बताएंगे, ताप का, ठीक है, टेम्परेचर का बताइए। 27 का सवाल का जवाब दीजिए, तो हम बताएंगे इसका जवाब है केल्विन, ताप को केल्विन। चलिए 28 सवाल है, 28 है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मतलब ठोस पदार्थ की जो है, पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में हमको परिवर्तन नहीं करना है, ठोस में परिवर्तन कर देना है। मतलब ठोस जो है वो द्रव में ना होकर गैस में हो जाएगा। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम उसी प्रक्रिया को तो सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस चीज को हम बड़ी बार पढ़ रहे हैं, बस क्वेश्चन को इधर से उधर घुमा दिया है ना? 28 का सवाल का जवाब सी होगा। 29 सवाल आपका है, 29 है, निम्नलिखित में से किन कणों के मध्य जो है सबसे कम स्थान होता है? देखिए, कणों के मध्य दूरी कम, यही दो सवाल तो पूछा था। तो अब बताइए कि अब कण की बात हो रही है, तो कण की दूरी पूछ रहा है, आकर्षण वाली बात नहीं कर रहा है, कम स्थान की बात कर रहा है। तो ठोस में है, याद रखिएगा, सबसे कम स्थान होता है और गैस में सबसे अधिक, याद रखिएगा। अब थोड़े से 30वां प्रश्न है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण एवेपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब वाष्पीकरण के बारे में जानते होंगे, तब आप आराम से टिक लगाइएगा। यह एक सतही परिघटना है, क्या ये सतह पे होने वाली घटना है? बताइए। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या ये सतह पर होने वाली घटना है? तो एकदम एकदम होगा ही। इसकी दर जो है तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है, एकदम सही बात है। ह्यूमिडिटी, है ना, टेम्परेचर और एयर पर काम करता है, इसी पर स्पीड पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा, ये भी सही है। दूसरा भी, इससे ठंडक उत्पन्न होती है, और उपरोक्त कथनों में से कौन से नहीं है, यहाँ से आपको जवाब देना है। तो नहीं वाय नहीं है, नहीं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब सही है मतलब तीनों सही है, 1 2 3, तो आपका फोर्थ आंसर सही होगा। आप स्पीड करके ये वीडियो देख लीजिएगा। 31 सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल मतलब द्रव अवस्था में, तरल पदार्थ कहलाता है या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तरल पदार्थ कहेंगे? गैस द्रव को, द्रव गैस को, या ठोस गैस को, या ठोस द्रव गैस को? तरल पदार्थ किसको कहेंगे? तीनों को बताइए। हमें तो नहीं लगता, आपके अनुसार क्या लगता है बताइए? तो नहीं, सिर्फ द्रव और गैस को ही तरल पदार्थ कहिएगा, अन्यथा नहीं। 32 सवाल, 32 है, निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? मतलब इसे कंप्रेहेंस कर सकते हैं, कंप्रेहेंस कहा जाता है, या कंप्रीशन कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। 32 का सवाल का जवाब दीजिए। तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 33 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। गलनांक जो है 0 डिग्री लिया गया है, बताइए 33वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सेल्सियस पैमाने पे है, सेल्सियस पैमाने में है। 34, निम्नलिखित में से किसका आकार
व आयतन निश्चित नहीं होता है। किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है बताइए? तो गैस में नहीं होता है। गैस का आकार थोड़ी निश्चित है। 35 निम्नलिखित में से किसे रसोई घर में प्रयोग करते हैं? तो सीएनजी को थोड़ी करते हैं, एलपीजी को करते हैं, कि सीएनजी को भी करते हैं बताइए तो? 35 एलपीजी को। 36 वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन-सी है? तो हम सीएनजी का नाम सुने होंगे, वाहनों में किया जाता है, आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, 36 का। ये सब सवाल है 9 क्लास का, मैं अपने मन से नहीं बनाया हूँ। आप टॉपिक उठाइए और देखिए। बर्फ का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बताइए। बर्फ का गलनांक बताना है। आपको डिग्री में और केल्विन में ये मतलब डिग्री सेल्सियस में बताना, केल्विन में बताना है, बताइए। बर्फ का गलनांक 37 तो 273 273 केल्विन। 38वां प्रश्न। गर्मी में घड़े का जल गर्मी में घड़ा रखिए, उसका जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस कारण ठंडा हो जाता है? मतलब किस विधि के कारण ठंडा हो जाता है? क्यों हो जाता है? घड़े में पानी रखते ही। हमको बताइए। 38 का सवाल का जवाब दीजिए। तो इसका सबसे अच्छा कारण है वाष्पन, वाष्पीकरण, वाष्पन, ठीक है? चलिए 39 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये हमारे पहले अध्याय का ये सवाल हो गए। अब चलिए दूसरे अध्याय की बात करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस पे भी हमारे टोटल 20 प्रश्न होंगे। सॉरी 20 नहीं ज़्यादा ही है, 40 प्रश्न हैं। तो हम इसे भी क्लियर करेंगे। और इसमें देखिए सवाल जो है थोड़ा-सा यहाँ से या देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये सही है, 5 का आंसर जो है 1 होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये 3 जो है गलती हो गया है और सबका सवाल जो है आपको सही मिलेगा, याद रखिएगा। अब चलिए अध्याय दूसरे की बात करेंगे कि अध्याय दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस पे सवाल हम बात करेंगे, 40वें प्रश्न तक करेंगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरे अध्याय का पहला प्रश्न है, पदार्थ कम से कम कितने अवयवों में मिलकर बने होते हैं? तो कितने अवयवों से मिलकर बने होते हैं? पदार्थ जो है कम से कम कितने मूल या कितने तत्व से मिलकर बने होते हैं? ये आप अपने ढंग से बना सकते हैं। तो हम बताएँगे 2। चलिए इसका भी सवाल का क्लियर करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्राकृतिक होती है। तो अगर शुद्ध पदार्थ में मौजूद जो सभी कण होते हैं, उसका रासायनिक जो प्राकृतिक नेचर जो है, वो होती है। कैसी होती है? समान होती है, अलग-अलग होती है? तो हम बताएँगे समान रूप से होगा, याद रखिएगा शुद्ध पदार्थ है तो। अब इसी में तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिश्रण है। अगर 2 या 2 पदार्थ से अधिक का मिश्रण है, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? उस विलयन को समांगी कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी कहते हैं। अब मिलकर बनेगा तो समांगी ही होगा, समान होंगे, है ना? चौथे प्रश्न है मिश्र धातु। मिश्र धातुएँ 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाएगा? तो देखिए मिश्र धातु में 2 या अधिक धातु का मिश्रण होगा, तो उसे भी समांगी ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी ही कहते हैं, मतलब समान ही है ना। चलिए मिलकर ही तो बन रहा है। छ 5वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मिश्र धातु नहीं है? तो कौन-सा मिश्र धातु नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से लोहा जो है मिश्र धातु आपको नहीं दिखेगा। काँसा है, स्टील है, पीतल है, आप जानबे करते हैं। इसी से सवाल 6 है कि मिश्र धातु जो है, पीतल का मिश्र धातु है। तो पीतल का मिश्र धातु कौन-सा है? इसमें क्या मिलाया हुआ है पीतल में बताइए? तो तांबा तो हम मानते हैं, ठीक है? आगे बताइए क्या मिलाया होता है? छठे प्रश्न, तो जिंक और कॉपर याद रखिएगा और कॉपर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए तो? जिंक और कॉपर। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा गैस प्लस जलीय विलयन का उदाहरण है? तो गैस और जलीय विलयन का उदाहरण कौन-सा है? डायरेक्ट सवाल ही है। बताइए, गैस और जल का मिलन अगर हो रहा है, तो उसमें किसमें हो रहा है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सोडा जल, देख रहे हैं ना सोडा जल। चलिए सोडा जल में विलेय होता है, तो सोडा जल में जो मिले होते हैं, क्या मिले होते हैं बताइए? तो सोडा जल का विलेय आपको बताना है, सूत्र बताइए एक तरह से, क्या होता है? 8वें प्रश्न का जवाब देंगे, तो हम बताएँगे CO2 बताएँगे, CO2 बता देंगे। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है कि विलयन के कणों
का व्यास होता है? देखिए, बड़ा और छोटा में इंडिकेट किया जाता है। मिलियन के कण का व्यास जो होता है 1 एनएम होता है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? कौन-सा कथन असत्य है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना। असत्य मतलब गलत, आप जानते हैं। 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो है ऑप्शन बस 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, जो कि इसमें आपको कणों का व्यास 1 एनएम मतलब 10 पे पावर -9 एम से कम होता है। ये आंसर आपका सही होगा, याद रखिएगा 3 होगा। ठीक है? चलिए, 11वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? 11वां प्रश्न है कि एक 300 जी विलियन में 50 ग्राम मतलब 300 ग्राम विलियन में 50 ग्राम साधारण नमक आप मिलाइए, मतलब विलय कीजिए, मिलाइए। तो विलियन का सांद्रता जो होता है, विलियन का जो सांद्रता होगा वो क्या होगा? बताइए। बताएँगे 11वां प्रश्न? क्या जवाब दीजिए? तो 14.28% हो जाएगा। ठीक है? चलिए, 12वां प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन के लिए सही कथन नहीं है? कौन-सा ऐसा है कि विलयन के लिए सही कथन नहीं है? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो यह एक समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। विलयन के लिए सही कथन नहीं है, तो ये विलयन जो है समांगी मिश्रण नहीं है। यही गलत है, यही होगा। अब देखिए, विलयन की बात हो रही है तो इसके कणों को जो है आँखों से देखा जा सकता है। इस कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। या देखिए प्रकाश की किरण को फैला देता है। इसमें जो है आपको ये दोनों सही दिखेंगे लेकिन ये आपका गलत है। याद रखिएगा। ऑप्शन डी तो समझ ही रहे हैं। 13वां प्रश्न क्या है? कि प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलाना कहलाता है। तो प्रकाश के किरण से जो प्रकाश का जो लाइट आए, लाइट से जो उसकी जो प्रकाश की किरण जो फैलता है, वो विलयन से फैलता है। तो विलयन से फैलना क्या कहलाएगा? बताइए। 13वां प्रश्न। बताइए। टिंडल प्रभाव कहते हैं उसे, टिंडल, ठीक है? 14 प्रश्न, द्रव गैस के कोलाइडस को कहते हैं। गैस और द्रव के द्रव प्लस गैस है कि कोलाइडस मतलब मिलना, विलयन, एक तरह से मिश्रण। कोलाइडस को क्या कहते हैं? बताइए। उसे क्या कहा जाता है? विलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, कोलाइडस, कोलैबोरेशन जैसे बोलते हैं ना हम लोग, उसी को है, याद रखिएगा। और इन प्रश्न के जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, एरोशोले। देखिए, एरोशोल बोल दीजिए, एरोशोले भी बोलते हैं। चलिए, इमल्सन का उदाहरण बताइए। इमल्सन का उदाहरण बताएँगे। 15वां प्रश्न के बाद दीजिए इमल्सन। 15वां प्रश्न, तो दूध, ठीक है? देखिए, इमल्सन का उदाहरण तो हम दूध समझ गए। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन एक तरह से जो होता है, वो जो कि तरल पदार्थ का मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक जो तरल पदार्थ होता है, उसका मिश्रण को कहते हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलते, जैसे तेल और पानी। दूध भी आपका एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर तो सही है और हम जो विलयन पढ़ रहे हैं, विलयन को इंग्लिश में हम सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना? और विलन नहीं विलियन, ठीक है? हम जानते हैं। अब चलिए 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कुहासा उदाहरण है। कुहासा का उदाहरण जिसे कोहरा बोलते हैं ना? तो 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। एमसीक्यू करवा रहा हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल आपका समझते हैं और एरोसोल मतलब आप समझ रहे हैं द्रव और गैस के कोलाइडस के कहते हैं, याद रखिएगा। अब मान लीजिए ओस भी वही है, द्रव और गैस का मिश्रण ही है ना? आगे बात करते हैं नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? नमक और अमोनिया क्लोराइड को हम अलग करना है, तो किस विधि से करेंगे? छान कर करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? 17वां प्रश्न का, तो हम बताएँगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के माध्यम से करेंगे। क्या करेंगे? सब्लिमेशन के माध्यम से करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है कि स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? बताइए। स्याही के रंगों का पृथक्करण जो है किस विधि से किया जाता है? हम जानना चाहते हैं। 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 आंसर सही होगा। क्रैम या क्रोमैटोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमैटोग्राफी बोल देंगे। चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पृथक्करण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण का विधि नहीं है? बता दीजिए। 19वां तो ये घोलन। घोलन जो है पृथक्करण नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है वायु में उपस्थित गैसों को हम किस विधि द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते हैं? बताइए। बताएँगे वायु में उपस्थित जो गैस है उसे हम अलग करते हैं तो किस विधि द्वारा करेंगे? क्या सब्लिमेशन द्वारा करेंगे या क्रोमैटोग्राफी द्वारा करेंगे या प्रभाजी आचमन द्वारा करेंगे? क्या करेंगे बताइए? 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो प्रभाजी आचमन द्वारा करेंगे। अब ये क्या है? समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस तरह के शब्द हमको दोनों ढंग में बताना मजबूरी है। चलिए बता देते हैं। देखिए
प्रभाषी आश्वन होता है छानना, छानना हिंदी में हम बताएँगे। ऐसे हम आप चाहें तो फ़िल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब सबसे पहले वायु को छानिए, उसमें से धूल कण को अलग कीजिए, ये हो गए। और अगर मान लीजिए जो प्रभाजी आश्वन विधि है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे ये भी सुन लीजिए। इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, मेथड कहते हैं, ठीक है? इस विधि द्वारा हम इसे हटाते हैं। चलिए 21 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 21 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक भारी है? तो सबसे अधिक भारी कौन-सा है? बताएँगे। इस ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है आपको। तो CO, CO3, CO3 के 2 मोल ये सबसे अधिक भारी है, ठीक है? अब CO3 का प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा वीडियो अगर पुराना देखे होंगे तो आपको ये सब पता होगा। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? हम जानना चाहते हैं। 22 का सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। तो 22 का सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? CH4 के 18 ग्राम, CH4 18 ग्राम। CH4 किसका है? मीथेन का है, किसका है? बताइए प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। 23 सवाल है I-131 I-131 के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? बताएँगे। 23 का जवाब दीजिए। तो थायराइड विकार जो होते हैं, हमारे थायराइड जो होते हैं, उसको दूर करने में। 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी का ग्राम में अगर अणु के रूप में देखा जाए, तो ग्राम में बताइए द्रव्यमान कितना होगा पानी का? बताएँगे। तो पानी में जो अणु होते हैं उसका द्रव्यमान कितना होगा ये पूछा आपसे। 24 का जवाब दीजिए, तो हम बताएँगे 18 ग्राम। अभी जस्ट बढ़िया। चलिए 25 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? मतलब परमाणु सिद्धांत के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कौन है? तो हम जानते हैं जॉन डाल्टन का नाम सुने होंगे। आगे चलेंगे 26 सवाल की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? न्यूट्रॉन अनुपस्थित है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। बताइए 26 का जवाब दीजिए। बताएँगे तो ये हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन होगा। 27वां प्रश्न है 2 परमाणुओं का समस्थानिक आइसोटॉप जिसे बोलते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। तो किसे कहते हैं समस्थानिक? 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। यदि यदि क्या? 27 का जवाब दीजिए। तो 27 का जवाब आपके स्क्रीन पर है दूसरा। उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहा जाता है। अगर मान लीजिए 28 सवाल है, चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। और 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्लीज कमेंट करके बताएंगे। बताइए क्या होता है? तो परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या होता है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन बोलिए या न्यूट्रॉन बोलिए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। दोनों होता है। 30वां प्रश्न क्या है? प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे देंगे? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो दूसरा है गोल्डस्टीन को दिया जाता है। 31वां प्रश्न क्या है बताइए? 31वां प्रश्न है एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया जाता है या दिया जाता है? तो एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा दिया जाता है बताइए? 31 का सवाल का जवाब देंगे। 31 का सवाल का जवाब दीजिए, बता दीजिए। 31 31 का दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए रोन रोनजन को दिया जाता है। रोय तिजन भी बोल दीजिए या रोनतिजन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले जो परमाणु कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिसके जो है समान परमाणु क्रमांक होंगे और भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। 32 का सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक होंगे। क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। सही बात है। चलिए तीसरे प्रश्न। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है? निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है? 33 का सवाल का जवाब दीजिए। हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 गामा किरणें किसमें होती है? गामा किरणें होती है। 34 सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? बता दीजिए। 34 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बोरे ने दिया था। चलिए अब परमाणु कण अब परमाणु कण कौन से होते हैं? देखिए परमाणु कण तो हम पढ़े थे। अब परमाणु कण कौन से होते हैं? बताइए। तो इसमें सभी ना होने चाहिए जी। क्या लगता है?
तो सभी होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी। क्या कमी थी? तो कमी जो है आपका यही है कि वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने विभिन्न पदार्थों के अलग-अलग गुणों की व्याख्या न कर सका। इसीलिए, समझ गए? समझ गए ना? चलिए, क्लियर हो गए? तो हमारा 36 का ट्रू आंसर आपका सही होगा। 1 मिनट, इसमें डी आंसर सही होंगे क्योंकि ये भी है क्यों? कुछ कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण संभव नहीं है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। उसने परमाणुओं को अविभाज्य बताया, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका है, सब है। अब देखिए प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? प्रोटियम में कौन-सा शामिल नहीं है? तो प्रोटियम जैसे ही सुने होंगे तो शामिल 1 मिनट रुकिएगा। बताइए, प्रोटियम में कौन शामिल नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या बताइएगा? तो हम बताएँगे 37 का सवाल का जवाब दीजिए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है आपको शामिल नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए। चलिए 38 38 है कि किसी तत्व के समस्थानिक में होता है, समस्थानिकों में होता है मतलब आइसोटोप में होता है। तो किस तत्व के समस्थानिकों में होता है? 38 का जवाब दीजिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यही समस्थानिक का थोड़ा-सा आपको तत्वों को दिखेगा। 39 जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? बताइए क्या उत्पन्न होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। 40वां प्रश्न है, P34 का प्रयोग जो है, किसके उपचार में किया जाता है? P34 तो हम बताएँगे, ल्यूकेमिया में किया जाता है। चलिए, अध्याय अब 3 का मॉक टेस्ट करेंगे। परमाणु और अणु की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात रहता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात रहता है तो कितना रहता है? तो हम बताएंगे 1:8 रहता है, मतलब 1:8 रहता है, याद रखिएगा। अमोनिया का सूत्र आपको बताना है। अमोनिया का सूत्र है, क्या है बताइएगा? दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। अमोनिया का सूत्र बताएंगे और आप अच्छे से जानते हैं 2 इसका आंसर होगा, NH3 हो जाता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होगा, ये भी बात सही है। अब परमाणु से, परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, तो परमाणु त्रिज्या का आकार कैसा होता है प्लीज कमेंट करेंगे। परमाणु त्रिज्या का आकार है Nm में होता है, Na में बताया जाता है। क्या बताइए, नैनोमीटर में बताएंगे, किस रूप में बताएंगे? कमेंट तो इतना कर ही सकते हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। एनसीईआरटी आधारित है, एससीईआरटी आधारित है, किरण प्रकाशन का बुक है और याद रखिएगा 9 to 10 के लिए स्पेशली ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। उसी तरह 11-12 का भी चलेगा। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। और 6 to 8 तक का मैं करवा चुका हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी करवा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह मैं कंटिन्यू कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह लैटिन नाम पर आधारित है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह जो है लैटिन नाम पर जो है आधारित है? हम जानना चाहते हैं, इसका बताइए। क्या ये बात सत्य है? कौन सा आंसर होगा? लैटिन नाम में है तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, Na है, याद रखिएगा। तो पदार्थ का प्रतीक चिन्ह लैटिन नाम पर आधारित है तो Na किसका है बताइए? तो सोडियम का है, किसका है बताइए, कमेंट कीजिए। इतना तो इजी है, आप बता सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु आणविक बोलिए या परमाणुविक बोलिए है, कौन सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है परमाणु कौन सा है, परमाणुविक जो आणविक है वो कौन सा है, परमाणुविक कौन सा है बताइए। 5वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं उसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑर्गन। ऑर्गन जो है हमारा परमाणु का अंश है, ऐसे याद करने के लिए बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणुविक द्विपरमाणुविक होता है, सॉरी द्विपरमाणुविक होता है। जैसे परमाणुविक तो हम पढ़ लिए कि ऑर्गन, लेकिन द्वि मतलब डबल परमाणुविक कौन है बताइए? ऑर्गन ही होगा, बताएंगे? तो नहीं, डबल वाले होंगे हाइड्रोजन। अब जानते हैं, हाइड्रोजन का नाम सुनते हैं। हाइड्रोजन को किससे? सोडियम को Na से जानते हैं। हाइड्रोजन को कैसे
कौन से सिंबल से इंडिकेट करेंगे बताइए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? जल का जो अणु है, मतलब जल में बताइए परमाणु का अनुपात कैसे होगा? 7वां प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे भाई 2 और 1 का होगा, 2:1। अमोनिया आयन का सूत्र बताइए। अमोनिया आयन का सूत्र, अमोनिया का सूत्र तो हम पढ़ गए, NH3 पढ़ गए, क्योंकि माइनस प्लस में इंडिकेट करते हैं आयन लग जाता है, तो हम NH4 प्लस बता देंगे। ये बात सही है। तो और बात ये है कि संरचना के रूप में अगर देखेंगे, संचार के रूप में अगर देखेंगे या संरचना के रूप में देखें, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यही अमोनिया आयन का मतलब हो जाएगा NH जो 4 है प्लस में आ जाए, तो याद रखिएगा इसमें 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन एक ही रहेगा लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। समझा दिए? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती अगर हम करते तो फिर आप कहते कि सर गलत बता दिए। बहुत सारे में क्या है कि हम जानबूझ के पढ़ते हैं, उसमें भी हम पे कंप्लेन आता है। बहुत लोग तो अजीबो-गरीब मैसेज कर देते हैं, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर सकते ना। अब मेरा गुस्सा करना फिर तो सेम सेम हो जाएगा, इसलिए अनुचित नहीं है मेरे लिए। चलिए 9वें प्रश्न है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, बताइए। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है बताएंगे? 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 9वें प्रश्न का जवाब है NaCl। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, Na से सोडियम, क्लोराइड से हो जाएगा Na। क्लियर हो गया, साधारण नमक का सूत्र हो गया। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, ये टोटल 28 प्रश्न हैं, सिर्फ अध्याय 3 के परमाणु और अणु से, फिर उसी में परमाणु की संरचना से पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसमें हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल मिला के आप समझ जाइए 48 क्वेश्चन। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, तो जल के सापेक्ष में, ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना होगा बताइए, बताएंगे मास कितना हो जाएगा जी? 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 10वां प्रश्न का है 18। कितना हो जाएगा? 18। सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, डिटेल नहीं। डिटेल के लिए अभी 9 to 10 का डिटेल नहीं पढ़ा रहूंगा, सिर्फ MCQ करवा रहा हूं, किरण प्रकाशन बुक से है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है क्या है बताइए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है, 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे MgOH2 है, MgOH2 है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2 होता है। तीसरा प्रश्न इसका आंसर सही है। चलिए 12वां सवाल का जवाब दीजिए कि कार्बन के जारी, जिसे कहते हैं जारी के हिसाब, क्वेश्चन जारी है, ये सब हटाइए, इसको हटाइए। कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, बताइएगा। तो कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है बताएंगे? SCERT के तहत ये सवाल बना हुआ है, बताएंगे कितना होगा? इस ऑप्शन के हिसाब से बता दीजिए। तो 12वां प्रश्न का जवाब है 6.022 गुणे 10⁻23, मतलब 23 है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। क्लियर हो गए? यही सूत्र है इसका। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है तो कितनी होती है बता दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 13वां प्रश्न का जवाब है आपके सामने तीसरा, एक ही तो होगा, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करें, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं बताइए? किस पर निर्भर करेगा? 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो संयोजकता पर करेगा। अब मिलकर ही करेगा ना, यौगिक मतलब जोड़ना, जोड़कर ही तो करेगा, संयोजकता करेगा। चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या कितनी होता है? 18 ग्राम अगर है तो एक मोल बराबर 18 ग्राम, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या ये बात सत्य है? मैंने जो टिक लगाया क्या सत्य है बताइए, चलिए बताइए। तो एकदम सत्य है। अभी जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन किया हम लोग, बस क्वेश्चन घुमाया था। 16वां प्रश्न है CH4 का सूत्र बताइए, इकाई द्रव्यमान बताइए। CH4 नीचे होना चाहिए था, ऊपर हो गया है, इसके लिए क्षमा। प्रिंटर थोड़ा सा मिस्टेक करते रहते हैं, थोड़ा सा PDF बनाने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जल्द ठीक करेंगे और ठीक होगा। बताइए CH4 किसका है? मीथेन का है कि किसका है बताइए? इतना तो बता ही सकते हैं आप, इतना अगर मेरा पुराना वीडियो देखते आ रहा है तो आप ये सब याद होगा आपको। CH4 का सूत्र बताइए, इकाई द्रव्यमान बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तीसरा, सॉरी 17वां का आंसर लगा रहा हूं।
तीसरा मतलब 16। CH4 सूत्र का इकाई द्रव्यमान मास 16 होता है। चलिए सल्फेट, सल्फेट बहु परमाणुक आयन का संकेत है, मतलब बहुत सारे परमाणु आयन का संकेत है सल्फेट। बताइएगा सल्फेट बहु परमाणु आयन का संकेत है तो किसका? सल्फेट का। एच तो हम जानते हैं, चलिए एच तो हो गया। चलिए कौन सा होगा इसमें से? 17 प्रश्न का जवाब देंगे। आप अच्छे से जानते हैं 17वां प्रश्न का जवाब। दूसरा SO4 पावर चढ़ा दीजिए -2, मतलब ऐसे लिखाएगा SO4 नीचे और -2 लिख दीजिए। समझ गए? क्लियर हो गए। आगे चलेंगे। लौह धातु, लौह धातु का प्रतीक है, लौह धातु मतलब लोहे का प्रतीक क्या है जो ये बता दीजिए। 18वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 18वें प्रश्न का जवाब देंगे। 18वें प्रश्न का तो Fe होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश हैं, बताएंगे क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश क्या है, बता दीजिए। तो ये है -2 है, -1 है, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न बता देंगे। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? आवेश धनावेश या ऋण आवेश में बताना है, आप जानते ही हैं। तो ऑक्साइड आयन अगर बात करें उस पे कौन सा होगा 20वां प्रश्न का, तो हम बताएंगे -2 होते हैं। चलिए ये भी हो गए 21 सवाल। डाल्टन, जॉन डाल्टन के प्रतीक जो प्रतिपादित किया कि क्या प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने क्या प्रतिपादित किए थे? क्या किया था बताइए? तो चौथा प्रश्न उपरोक्त में से सभी किए थे, मतलब द्रव सूक्ष्म कणों का बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन विनाश संभव नहीं है। विनाश नहीं हो सकता, सृजन हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता, बन सकता है, मतलब सृजन नहीं हो सकता, वह विनाश नहीं हो सकता। याद रखिएगा किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। याद रखिएगा ये भी बात सत्य है। चलिए आ जाइए 22 सवाल। 22 है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आपको मीटर में बताना है, बताइए। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो दूसरा 10 पे पावर -10 एम मीटर में बता देंगे, ठीक है। 23 सवाल। आयरन का प्रतीक बताइए। आयरन मतलब लोहा, आयरन का प्रतीक बताएंगे। आयरन IR की Fe बताइए। 23 का जवाब दीजिए। Fe लोहे का है ना। चलिए 24 सवाल। 24 है सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, हमें जानना है 24 का। तो ये है रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। 25 सवाल आपके स्क्रीन पर है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, बता दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई बताएंगे। तो हम चार्टविक का नाम जानते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सत्य है। चलिए 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर पूछे, प्रोटॉन की संख्या पूछ दे तो आपको बता देना है दूसरा इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए 27 किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या होगी, तो यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो हम बताएंगे 6.02, या देखिए 6.0221407 गुने 10 पे पावर 23 है। ये हम पढ़ चुके थे, तो इतना हटा दीजिए, बस 6.022 गुने 10 पे पावर 23 कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। 23 कर दीजिए। अब यहाँ पे 28 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 28 है, बताना है 28 कि CO2 क्या है, CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान बताना है। ग्राम में बताना है, ग्राम अनुद्रव्यमान बताना है CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड को बताइए। तो हम बता देंगे इसका आंसर है 44 U, 44 U। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्लियर। अब चलिए अध्याय 4 की बात करते हैं, और सिर्फ अभी MCQ करवा रहा हूँ इसलिए लंबा अध्याय जाएगा, इसलिए सिर्फ डिटेल नहीं दे रहा हूँ। अध्याय 4 है परमाणु की संरचना की बात करेंगे। परमाणु का मूल कण नहीं है। तो परमाणु का मूल कण कौन नहीं है बता दीजिए। तो हम बताएंगे अल्फा कण नहीं है, ठीक है, अल्फा कण नहीं है, याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए
दूसरे प्रश्न का ऑप्शन जो है मैंने नहीं दे पाया, इसके लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक क्या है, गोला था। तो परमाणु एक गोला था, क्या था, ऋण आवेशित था। ठीक है, पहला है ऋण आवेशित, दूसरा आपको देना है धन आवेशित, और तीसरा है उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर दे देना है क्या, धन आवेशित। याद रखिएगा, तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार धन आवेशित था, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न पूछे अल्फा कण कण होते हैं, तो अल्फा कण जो होते हैं कौन से कण होंगे, अल्फा। ठीक है, अल्फा कण जो होते हैं कौन से कण होते हैं, आपसे पूछ रहा है, तो आपको बता देना है द्वि आवेशित होते हैं, डबल होते हैं, याद रखिएगा। फोर्थ प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार के मार्ग में जो है चक्कर लगाते हैं, बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस प्रकार के मार्ग का या मार्ग में चक्कर लगाएंगे, किस प्रकार चक्कर लगाएगा, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आपको बता देना है कि वर्तुलाकार बनाएगा। वर्तुलाकार मतलब वृत्ताकार। ठीक है, वर्तुलाकार मतलब वृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार या आप इसे दीर्घ वृत्ताकार भी बोल सकते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, परमाणु में सभी कक्षा की ऊर्जा होती है, तो क्या अलग अलग होती है, एक समान होती है। तो परमाणु की जो सभी जो कक्षा है उसकी ऊर्जा अगर पूछ रहा है आपकी, मतलब परमाणु का पूछ रहा है, सभी क्या एक ही ऊर्जा में होता है, क्या अलग अलग होता है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। डायरेक्ट यही है, पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिक्स प्रश्न, एल कक्षा। एल कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, बांटा रहता है। तो एल कक्षा में जैसे एल है, के है, एम है, एन है, ऐसे बांटे रहते हैं। तो एल कक्षा में पूछ रहा है, तो एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो कितना हो सकती है बताएंगे। तो चौथा याद रखिएगा 8 होता है, 8 ही होगा ना, याद रखेंगे। चलिए डिटेल बाद में। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन कक्षा केंद्रक के सबसे नजदीक होता है। तो इनमें से कौन कक्षा केंद्रक के सबसे नजदीक होता है, सातवें प्रश्न का जवाब देंगे। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, के होता है। केंद्रक अगर पूछे, सेंटर पूछे, तो के में इंडिकेट कर देना है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चौथे प्रश्न सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित ये बुक का सवाल है, इनमें से कौन जो है कक्षा केंद्रक के सबसे दूर है। तो इनमें से कौन कक्षा केंद्रक से दूर है, मतलब केंद्रक सेंटर से दूर है। सेंटर पे तो केल है, हम समझ गए, लेकिन सेंटर से दूर, केंद्रक से दूर बताइए। न्यूक्लिक बोलिए ना, जो बोलना है आपको। आठवां प्रश्न का तो एन, एन जो है बेचारा दूर है। ठीक है, चलिए एम आ गया। देखिए एल का क्लियर हो गए, के का क्लियर हो गए, एन का क्लियर हो गए। अब एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो कितना होगा एम में बताइए। नौवें प्रश्न का जवाब दीजिए, तो 3 हो जाएगा। तीसरा सवाल इसका आंसर है, मतलब कि 18 हो जाएगा। तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है, याद रखना है। अब इसी में चलिए 10वां प्रश्न, 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 10वां सवाल है, 2 8 1 किस तत्व का बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब किसका है, क्या एफ का है, सोडियम का है, बताइए। एल किसको बोलते हैं बताइए, लिथियम का है, किसका है बताइए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो 10वां प्रश्न का जवाब है Na का है, सोडियम का है। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने है, एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। एल्युमिनियम का, सोडियम का 2 8 1 तो पढ़ लिए, लेकिन मान लीजिए सोडियम का था, लेकिन एल्युमिनियम तत्व का बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो 11वां प्रश्न का जवाब है 2 8 3 होगा। 2 8 3 एल्युमिनियम तत्व का हो गया। अगर क्लोरीन तत्व में, अगर देखा जाए क्लोरीन तत्व के एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो क्लोरीन तत्व के एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितना होगी बताइए। तो हम बताएंगे भाई 2 होगा, समझ गए। चलिए क्लोरीन का 2 होगा एम कक्षा में, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कैल्शियम में। ठीक है, याद रखिएगा।
और सबसे बाहरी अगर कक्षा की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी बताइए। तो हम बताएंगे 4, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। चलिए 14 प्रश्न। 14 प्रश्न क्या है बताइए। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएंगे। तो ये 8 होते हैं, 8 होते हैं, बाहरी कक्षा में 8 होते हैं। 15वां प्रश्न आगे। 15वां प्रश्न है पोटासियम तत्व में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पोटासियम तत्व के या तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं, एक रहता है 1। सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम तत्व में सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूं, नहीं तो इसी का एक बार बहुत समय के बाद मैं इसके डिटेल के साथ आऊंगा, एक एक लाइन बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी एमसीक्यू कर रहे हैं। आपको कितना नंबर आ रहा है देखिए, ऑल सब्जेक्ट एक ही चैप्टर में होगा, 9 का पूरा जितना भी साइंस का है सबका होगा। सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है बताइए। इसका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा अंत में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बुक, इसका अंतिम प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। और इस सब के लिए है 11, 9 to 10 का जितने भी एग्जाम के सब्जेक्ट हैं उस सब का होगा। चलिए बताइए, 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो एक है, सोडियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होगा ना। चलिए, पोटासियम का भी। 17वां प्रश्न है कार्बन। कार्बन है 12/6 कार्बन सी का समस्थानिक नहीं है, आइसोटोप नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे। कार्बन का समस्थानिक नहीं है, देखिए ये ब्रैकेट में था, या देखिएगा सवाल ऐसे है कि कार्बन का समस्थानिक नहीं है बताइए। तो 12/6 सी के इंडिकेशन में दिया गया है। तो बताइए, 12/6 सी किया हुआ था, उसका बताइए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये प्रिंट जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये वाला जो प्रिंट है ऐसे लिखाता है, सी बड़ा हो जाएगा, 12 ऊपर और 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट हो गया। तो कार्बन का समस्थानिक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दूसरा ये होगा सी, 11 और 6 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी को ही छोटा कर दिया गया है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक जो है में होते हैं, आइसोटोप में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में बताइए। तो 18वां प्रश्न का जवाब है न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। 19वां प्रश्न क्या है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। तो किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है बताइएगा। तो ये है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर कोबाल्ट। 20वां प्रश्न है किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग न्यूक्लियक रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियक रिएक्टर में होता है तो वो होता है हाइड्रोजन, वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलेंगे, ये हो गए आपके क्लियर, ये हो गए 4 अध्याय तक। अब आगे चलेंगे हम 5वां अध्याय। 5वां अध्याय 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय क्या है, 5वां अध्याय है आपका जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उत्तक टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें इसमें भी हमारा 48 सवाल है और इसमें भी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट अध्याय चलेंगे। इसमें 45 सवाल मैं बता चुका हूं, है ना। चलिए तो क्लियर करते हैं 45, बहुत 10 मिनट में 45 सवाल खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है बताइए जल्दी फटाफट। तो इसमें एमीबा एक कोशिकीय ही है, परामीशियम भी और बैक्टीरिया, ये सब उपरोक्त में से सभी जो हैं एक कोशिकीय जीव ही हैं। दूसरा प्रश्न है कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया बताइए। दूसरा प्रश्न तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। चलिए ये भी क्लियर। तीसरा प्रश्न बताइए, निम्न में से क्या कोशिका का भाग नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा कोशिका का भाग नहीं है। तो हम बताएंगे इनमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं कोशिका का भाग है। झिल्ली, केंद्रक, प्लाज्मा, ऐसा कहाँ है, कोई नहीं है ना। क्या बात करते हैं, सत्य बोला, सत्य है कि नहीं बोला कि नहीं मैंने, सत्य बात है।
चलिए थोड़ी मेरे बकवास को सुन लीजिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए चौथे प्रश्न है कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं बताइए? कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं बताएँगे? चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। चौथे प्रश्न का जवाब है कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति मुक्ता बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति मुक्ता बनी होती है, क्या बनी होती है बताएँगे? तो ये होता है सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से बनी होती है, याद रखना है। छठे प्रश्न की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है बता दीजिए? तो हम बताएँगे 1 होता है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या होगा बताइएगा? 6 प्रश्न का जवाब दीजिए, तो 1 होगा। अगर क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बताइएगा? क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं किसके बने होते हैं? 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो प्रोटीन के बने होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है बताइएगा? 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 8वें प्रश्न का जवाब देंगे। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? बताइए। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है संचय करना। संचय करने की काम करता है। माध्यम है ये, है ना? चलिए निम्नलिखित में से किस जीव में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता? किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता? बताइए। 9वां प्रश्न। तो बैक्टीरिया में झिल्ली नहीं होता क्योंकि ये कोशिकीय है। छिपकली सब में होगा, पक्षी में होगा, सर्प में होगा। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है, बताइए। प्रोकैरियोटिक नहीं है जी, बताइए 10वां प्रश्न। तो सर्प प्रोकैरियोटिक नहीं है। हाँ, ये सब है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरियम है, आर्किया है, ये सब है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है, मतलब उसमें एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय है। पादप है, कवक है, जंतु ये सब है बहुकोशिकीय। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है पादप कोशिकाएँ जो है किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो पादप कोशिकाएँ जो है किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है बताएँगे 12वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पराशरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पराशरण बोलेंगे। चलिए आगे चलेंगे, आप बताते हैं। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है कोशिका में कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है या कौन-सा ऐसा क्रिया है, कार्य है? बताएँगे। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप जानते हैं मिश्रण। मिश्रण ये क्या होते हैं जी बताइए? संचरण तो समझते हैं, संचयन समझते हैं, लेकिन मिश्रण क्या होता है? देखिए, मिश्रण का मतलब होता है डिफ्यूज़न। मतलब कि अगर अंदर-बाहर की बात हो रही है, आने-जाने की बात हो रही है, तो ये कोशिका झिल्ली की बात होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होती है, ठीक है? इस प्रोसेस द्वारा होता है, लेकिन क्रिया पूछ रहा है तो मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण मतलब होता है डिफ्यूज़न, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं और 14 प्रश्न की बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है, वो बताइए किससे बनी होती है? आप बता सकते हैं 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 1 और 2, 1 और 2 मतलब प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, आप जानते हैं। अगर मान लीजिए यही 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो केंद्रक के अंदर मतलब केंद्र होता है सेंटर, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, याद रखिएगा। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा-सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो केंद्र के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं बता दीजिए? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन होते हैं। अच्छा, 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? गुदा में होगा। गुदा में मतलब बताइए तो? ये तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग की बात है। गुदा किसे कहते हैं भाई? ये आपके लिए भी अचंभव की बात है, बताइए तो? अब ये बताइए कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। आंसर यहाँ दे रहा है किरण प्रकाश संचार, लेकिन ये गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भाई अस्थि मज्जा टिक लगाएंगे ना जी, अस्थि मज्जा बोलेंगे, है ना? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। हमारी हड्डियों के अंदर का स्पंजी भाग में होता है, याद रखिएगा। और स्पंजी भाग मतलब गुदा, समझ गए? स्पंजी कैसा होता है? गुदा जैसा होता है, उसी को बोल दिया है। लेकिन हम आंसर लगाएंगे सी, ठीक है? सी लगाएँगे और अगर सी ऑप्शन नहीं होता, तीसरा नहीं होता तब गुदा लगा देते। चलिए, आगे चलिए। स्पंजी भाग है ना? चलिए चौथे ऐसा सही है, गलत नहीं है लेकिन अगर अस्थि मज्जा नहीं होता तो हम
फोर्थ ठीक लगा दे। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, सेल का पावर हाउस बोलिए कौन सा है? एनर्जी मतलब बताएंगे। 17वां प्रश्न तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 18वां प्रश्न बताएंगे। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? राइबोसोम सुनते ही आपको दिमाग में आ गया होगा 18वां प्रश्न प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए 19वां प्रश्न आ गए। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो निम्नलिखित में से पौधे में हरा रंग किसके कारण होगा? वर्णिक के कारण, हरित लवक के कारण, हरा हरित लवक। ठीक है, यही होगा ना जी। क्या बोलते हैं? 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको देखा जाए तो अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक, हरित लवक। ठीक है, अब इसमें से हम तो 3 आंसर लगाते हैं, लेकिन आपके अनुसार क्या होगा ये बता दीजिए। बताइए, इसमें 2 आंसर दे रहे हैं। अब हमको बताइए, हम तो कन्फ्यूज हो गए, 2 आंसर दे दिया जी। अब बताइए, तो सी आंसर इसका सही होगा ना? इसमें भी गलती कर दिया है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको हरित लवक लगाना है। चलिए क्लोरोप्लास्ट लगाना है, ठीक। आगे चलेंगे 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है बताइए? तो हम बताएँगे डिम। डिम जो है बड़ी सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका डिम, ऑप्शन के अनुसार। देखिए, डिम मतलब आप इसे अंडाणु बोलिए, मादा अंडाणु बोल दीजिए, ओवम बोल दीजिए, है ना? 0.12 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा इसका व्यास। चलिए, आगे चलेंगे 21 सवाल। 21 है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्मा और या तथा अन्य वर्तमान जो वातावरण है, सॉरी वर्तमान बोल रहा हूँ, वातावरण के बीच रोधिका वो क्या कहा जाता है? ना छोड़िए, रोधी को काट दीजिए। अब सवाल ये सुनिए कि जंतु में प्रोटोप्लाज्मा तथा अन्य वातावरण के बीच का जो मिलन है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। या उस रुकावट को क्या कहते हैं? बताइए। यही सवाल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो रोधिक मतलब रॉल एक तरह से कहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। क्लियर हो गया? चलिए। आगे बात करते हैं 22 कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किनके निर्मित मतलब किन से निर्मित होता है? बताइए, किससे निर्मित होता है या किन से निर्मित होता है? बताइए, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली कैसे होगा? तो हम 2 1 और 3 जानते हैं। 1 और 3 मतलब प्रोटीन और लिपिड अभी पढ़े हैं। इसी को घुमाया है क्वेश्चन को। अब 30वां प्रश्न आ जाइए। 23वां प्रश्न है पादप में मतलब पौधे में उपस्थित कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है या किन से निर्मित होता है? तो कोशिका भित्ति कैसे निर्मित होता है बताइए? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम जवाब इसका क्या देंगे? 23वां प्रश्न का जवाब है 4। क्या ये बात सत्य है? नहीं, गलत। क्योंकि 23वां प्रश्न का जवाब है सेलुलोज। कोशिका भित्ति सेलुलोज। चलिए 24 शब्द सेल का प्रतिपादन, शब्द जो सेल है, सेल मतलब कोशिका का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सेल्स का प्रतिपादन किसने किया? 24 तो हम बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। चलिए 25 सवाल, 20 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। तो अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। 25 का जवाब दीजिए। तो 25 का है 4 सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल तो हम समझ गए। इसमें हम आप तारक केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अंतर दोनों में बहुत सारा है। ऐसे बहुत देखा जाए तो रिक्तिका आता है, लाइसोसोम के रूप में हम इसे अलग कर सकते हैं, लवक के रूप में अलग कर सकते हैं, कोशिका भित्ति तो हम जानते ही हैं। चलिए अब 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? एंडोसाइटोसिस का संबंध जो है किससे है? तो हम बताएंगे कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 27वां प्रश्न की बात करेंगे। 27वां प्रश्न है सेंट्री ऑयल, तारक केंद्रक बोलते हैं, सेंट्री ऑयल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो हम ये अगर आपसे पूछेगा तो ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्री ऑयल की बात हो रही है तो ये याद रखिएगा कोशिका विभाजन में मदद करने की उपस्थिति में होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा जो पाया जाता है सेंट्री ऑयल, ये पाया जाएगा आपको
पादप के अनुसार अगर देख रहे हैं या किसी रूप में आप अगर देखें, तो हम 27 का जवाब है साइटोप्लाज्मा में बोलेंगे। ठीक है? सेंट्रियोल भिन्नता दिखाता है जंतु और पादप में। चलिए 28 सवाल है कि हाइपोटेनिक या हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ता है? 28 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इजी सवाल है। और 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 29 सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कोशिका के भीतर श्वसन मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का स्थान कौन-सा होता है? ऑक्सीकरण का मतलब कोशिका के भीतर जो है श्वसन की अगर बात करें, श्वसन का स्थान कौन-सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्योंकि यही तो हमारा प्रवहन करता है। क्या करता है? श्वसन प्रवहन। क्या ये बात ऑक्सीजन परिवहन का मुख्य भूमिका यही निभाता है ना जी, कि और कोई निभाता है बताइए तो? तो हमको तो लगता है कि कोई और निभाता है। लेकिन बात तो गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया सही है। ऑक्सीकरण जैसे ही होगा, ऑक्सीजन का परिवहन की बात होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक लगा दीजिए। 30वां प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें द्विव झिल्ली अनुपस्थित होती है? द्विव झिल्ली अनुपस्थित होती है, बताइए। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ये है लाइसोसोम। द्विव झिल्ली किसमें? लाइसोसोम में। चलिए 31वां प्रश्न आ चुके हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग है? पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग बताइए कौन सा है? तो हम बताएंगे प्लास्टिड है। प्लास्टिड को हम बोलेंगे। तीसरा प्रश्न 31वां प्रश्न का सी सही है, नहीं तो गोल्गी काय, उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब तो है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है? तो किसे हम जंतु कोशिका द्वारा करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करेंगे ना जी, है ना? ये तो पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन को घुमा दे रहा है ना? चलिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम के केंद्रक है? निम्न में से कौन राइबोसोम के केंद्रक हैं जी? 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस यही तो राइबोसोम के केंद्रक हैं। 34वां प्रश्न आ चुके हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है? बताइएगा, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है? 34 का जवाब दीजिए। तो इसमें साइटोप्लाज्मा में होता है जाल के रूप में। 35 सवाल आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है बताएंगे? तो वो है राइबोसोम है, वो है राइबोसोम। चलिए आगे बात करते हैं, 36 का सवाल का जवाब देंगे कि लाइसोसोम से आशय क्या है? तो लाइसोसोम का मतलब क्या है बताइए? 36 का जवाब दीजिए। तो वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, याद रखना है। 37वां प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में से पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? निम्नलिखित में से पादप कोशिका के या पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली क्या कहते हैं या क्या कहलाती है बता दीजिए। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए 38 सवाल है कि कोशिका श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 38 का सवाल का जवाब दीजिए। तो यह गाल्जी उपकरण द्वारा होता है। अगर मान लीजिए 39 सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाए कि सेंट्री ऑयल निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है या किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछे तो बता दीजिए। तो 39 का सवाल का जवाब आपके सामने है। क्या बोलिएगा? स्पिंडिल निर्माण में। स्पिंडल तो नहीं होना चाहिए। स्पिंडल निर्माण क्या है? 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, सेंट्री ऑयल को हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं। तो ये बनाएगा कैसे? तारक तंतु बनाएगा, मतलब स्पिंडल फाइबर बनाएगा। तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, याद रखिए। इसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? क्षमा चाहते हैं। 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच जो है प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर इस ऑप्शन के हिसाब से जंतु और पादप के अंतर कर दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। बताइए, भोजन में अंतर होगा, किसमें अंतर होगा? न्यूट्रिशन में अंतर होता है, पोषण में अंतर होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है? पोषण में अंतर होगा। चलिए 41 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि केंद्रक रहित जंतु जिसमें केंद्रक है, ठीक है? रहित जंतु जो होते हैं कोशिका के, किसका अभाव होता है? मतलब कोशिका में किसका अभाव होता है? जंतु कोशिका में किसका अभाव होगा? कमी किसका होगा? तो अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको बता देना 41 का क्रोमिन की कमी होती है। आप इसे आप चाहें तो ये भी कोशिका भित्ति बोल सकते हैं, सेल वॉल, हरित लवक।
प्लास्टिड बोल दिए, क्लोरोप्लास्ट इसका अभाव होता है, याद रखिएगा। अगर जंतु कोशिका के रूप में देखेंगे तो लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब तो रहेगा आपको, ठीक है। केंद्रक आपको इसमें इसी के अभाव केंद्रक के रूप में अगर देखा जाए तो प्रोमेन नहीं होते हैं, आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है, हरित लवक नहीं होते, ये सब आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अपने ढंग से भी 42 प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं बताइए? तो हम बताएंगे एक्सोसमूह के द्वारा, एक्सोसमूह शिस बोल दीजिए। चलिए 43 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 43 क्या है कि पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? तो पादप कोशिका जो है निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है, खुश हो जाती है? ऐसे सवाल को याद कीजिए। तो 43 को एंडोसमोसिस अभी जस्ट पढ़े, चलिए फूल जाएगा। अगर मान लीजिए 44 है, 44 सवाल क्या है कि लाइसोसोम, 44 है लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, मतलब निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, ये सवाल है लाइसोसोम बनने के लिए। तो 44 का जवाब है गाल्जी उपकरण, याद रखिएगा, गाल्जी का याद रखेंगे। 45 सवाल है रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। तो 45 का जवाब है आपके पास है 45 का 1, जंतु कोशिकाओं में से या जंतु कोशिका ये छोटी जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 45 का 1 क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट अध्याय है 6 जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे अभी के अभी। चैप्टर 6 है टिश्यूज, मतलब उत्तक से पढ़ेंगे। एमसीक्यू है, टोटल 48 सवाल है। चलिए कोशिका के समूह को कहते क्या है, कोशिका के समूह को क्या कहिएगा बताइए कमेंट कीजिए। तो कोशिका के समूह को हम कहते हैं टिश्यू, याद रखिएगा, उत्तक कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूं। पौधे में लचीलेपन का गुण जो है किस उत्तक के कारण होता है? तो पौधे में जो लचीलापन होता है किस गुण का, मतलब किस उत्तक के कारण होगा, कौन सा ऐसा टिश्यू होगा? तो हम बताएंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कोलिन काइमा, कोलिन काइमा नाम का एक टिश्यू होता है, वही होता है जिसके कारण पौधे में लचीलापन का गुण मिलता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है ट्रैकिडस, ट्रैकिडस कहां पाया जाता है बताइए? ट्रैकिडस जो है कहां पाया जाता है बताएंगे? तो ये जाइलम में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न का आंसर जो 3 दिए होंगे वो सही देंगे। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बता दीजिए? तो उसे हम तीसरा प्रश्न के हिसाब से कहेंगे संयोजी उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक कहेंगे। और सही बात है, अगर जंतु के शरीर को ढकना हो, ठीक है, और ढकना हो और बाहर की रक्षा प्रदान करना हो, तो उस उत्तक को संयोजी उत्तक कभी नहीं कहेंगे। यही गलत है। मैंने टिक लगा तो दिया लेकिन गलत है। क्यों लगा दिया? क्योंकि हम देखना चाहते हैं संयोजी उत्तक मतलब जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहाँ सवाल क्या है ध्यान से सुनिए, यही कंफ्यूजन करता है। जंतु के शरीर में ढकने या बाहर की रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को हम कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। संयोजी उत्तक मतलब कि जोड़ने का काम करेगा ना जी, ढकने और रक्षा करने का काम तो एपिथेलियम टिश्यू का काम है ना, है कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन थोड़ा कभी-कभी फन कर लेना चाहिए जिससे आपको कभी भूलिएगा नहीं अगर इस तरह का सवाल आता है तो। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है जिन उत्तकों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं। तो जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब हरित लवक पाया जाता है, ऐसे याद रखिए। तो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बताएंगे, हम जानना चाहते हैं। तो उसे हम क्लोरो काइमा कहते हैं, या आप उसे क्लोरिन काइमा बोल सकते हैं। क्लोरे काइमा बोलिए या क्लोरे काइमा खाली बोल दीजिए, ना हटा दे सकते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर 6 सवाल है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? अब इवोपोरेशन, पोरेशन का नाम सुने होंगे, इवोपोरेशन है ना। तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा, वाष्प जो है उत्सर्जित हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, निकल रहा है। तो किसके कारण होता है? इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो इसमें जो है स्टोमेटा के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्टोमेटा। देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप किया हुआ है। चलिए 7वां प्रश्न है, ये मैंने नहीं, किरण प्रकाशन का बुक का है और ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, मैं यही कहूंगा। ये ऐसा नहीं कि मुझे स्पेशली मिला है ब्रांड प्रचार करने के लिए, अच्छी है। आप इससे आप एनसीईआरटी तहत तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए परफेक्ट। आपको अगर मॉक टेस्ट तैयारी करना है तो आप किरण प्रकाशन लीजिए। कुछ कुछ गलतियां हैं जो कि आप सुधार सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा,
किस उत्तक में जो है लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है? तो किस उत्तक में लिगन कहिए, लिगन उपलब्ध नहीं होता है? तो किस उत्तक में बताएंगे, साथ में प्रश्न का जवाब देंगे। तो वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में लिगन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा जो होते हैं, रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत बताइए। तो प्लाज्मा है और जल की बात हो रही है, रक्त के प्लाज्मा में जल की बात करेगा तो सबसे ज्यादा होता है, 90% होता है। ठीक है, 90% होता है, सबसे ज्यादा तो यही होता है, जल ही तो होता है हमारे शरीर में। चलिए 9वां प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम का कार्य है। तो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है बताइए। पौधे में, पादप में फ्लोएम का कार्य क्या होगा? 9वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आहार का चालन करता है, मतलब भोजन का चालन करता है, मतलब चालन करता है, चालान काटता नहीं, चालन करता है, मतलब प्रक्रिया शुरू करता है, भोजन की प्रक्रिया को शुरू करता है। 10वां प्रश्न है, अस्थि कैसा उत्तक है? हड्डी हमारा कैसा टिश्यू है बताइए। तो हम बताएंगे ये संयोजी टिश्यू है। एकदम सही बात है, यही संयोजी है। अगर रक्षा करने की बात होगी या कोई हमारे बाहरी प्रभाव को बचाने की बात होगी तो एपी क्या था, रह सकते हैं, एपिथेलियम नामक टिश्यू था, है ना। लेकिन अगर अस्थि की बात करें, हड्डी की बात करें, तो हड्डी हमारा जुड़ा हुआ है, संयोजी उत्तक है, तभी तो हम लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे, जंतुओं में भोजन का संग्रह जो है किस उत्तक से होता है या किस उत्तक में होता है? तो जंतु में जो भोजन, हम लोग जो जंतु हैं, जानवर हैं, उसमें भोजन का संग्रह होता है, तो किस टिश्यू में होता है? वो भी टिश्यू ही है, क्योंकि टिश्यू के समूह को ही सेल कहते हैं, ये पता है ना। चलिए, तो ये हम जानते हैं पेशी में, हमारे पेशी में संग्रह होती है, पेशी उत्तक में जाके संग्रह होता है। चलिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंदर का जो भाग है हड्डी से नहीं है, तो उसमें जाके जमा हो जाता है। चलिए, भोजन कहाँ जमा होता है ऐसे बता सकते हैं? कहाँ पे होगा? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लिवर में, अमाशय में, कहाँ होगा बताइए? तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे, नर्वस टिश्यूज की बात करेंगे, एक इकाई है तो किसका है? तो तंत्रिका जैसे समझ में आएगा, न्यूरॉन को टिक लगा दीजिएगा। 12वां प्रश्न का 3 आंसर सही होगा, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, है ना। 12वां प्रश्न है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उत्तक को कहते हैं। तो जो हमारे सूचना, हमारे इंफॉर्मेशन को जो है इधर से उधर ले जाता है, इसमें भी टिश्यू की भूमिका होती है, क्योंकि टिश्यू से मिलकर ही तो सेल बने हैं। तो बताइए, तो आदान प्रदान करने के लिए उत्तक को कहते हैं, कौन सा टिश्यू को कहते हैं बताइएगा। पेशी उत्तक से समझ गया कि भोजन का संग्रह होता है, मतलब संग्रहण करते हैं। हड्डी से हम समझ गए, हड्डी जो है वो संयोजी उत्तक है। अब तंत्रिका उत्तक से अभी हम पढ़े, जो कि न्यूरॉन से संबंधित है, ये हम जानते हैं, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। तो एक संवहन उत्तक हो गया। संवहन जो है ये इधर से उधर का भोजन का आदान प्रदान करने का काम करता है, एक माध्यम से संवहन उत्तक कह सकते हैं आप, टिश्यू कह सकते हैं। क्या ये बात सत्य है बताइए? बताइए। तो देखिए, बात यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आहार का बात करता, आहार की भोजन का संवहन करने की बात करता, तो टिश्यू हो जाता, या संवहन की प्रक्रिया मतलब इधर से उधर ले जाने की प्रक्रिया होती। लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत लोग गलती यही करते हैं कि सवाल को देखते नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से सवाल को घुमाया, क्योंकि जानते हैं कि ये जो सवाल है तो आप लोग सब जो पता है वो सही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए मैंने किया, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि अगर सूचना के आदान प्रदान के लिए बात होगी, सूचना के आदान प्रदान की बात होगी, इंफॉर्मेशन की बात होगी, तो इन्फॉर्म कहाँ होता है, सूचना कहाँ है हमारे में, हमारे दिमाग में होता है। दिमाग कहाँ है, किससे चलता है? तंत्रिका टिश्यू से, मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन, है ना। तो तंत्रिका टिश्यू से, तो सूचना का आदान प्रदान अगर हो तो तंत्रिका उत्तक टिक लगाइएगा, ये बात सत्य होगा। क्लियर हो गए? थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए क्षमा चाहते हैं, इस तरह का कभी कभी बीच में करूंगा। रक्त जो है किस उत्तक का हिस्सा है? रक्त जो है, ब्लड जो है किस उत्तक का? चलिए, संयोजी हड्डी का, समझ गए। इपिथेलियम जो है हमारा क्या किया था बताइए, बताइए इसका क्या काम था? मतलब हमारे शरीर को ढकने का काम करता है, बाहरी रक्षा प्रदान करता है, उत्तक का काम है। तंत्रिका भी पढ़े, सूचना का आदान प्रदान करता है। पेशी हम जानते हैं, पेशी हमारा भोजन का, आहार का, है ना, जुड़ा हुआ है, आहार से जुड़ा हुआ है, संग्रह करने का काम करता है। अब इसमें तो भी रक्त की बात हो रही है, अब रक्त किस में आएगा बताइए? तो रक्त भी संयोजी में ही आएगा, संयोजी उत्तक में ही आएगा, हड्डी भी और रक्त भी। चलिए
तभी तो मजबूती मिलेगा। 15वां प्रश्न की बात करें। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से सरल उत्तक का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? बता दीजिए। 15वां प्रश्न की बात करेंगे तो ये है फ्लोएम। ये है फ्लोएम। चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो शैवाल में किस तरह का विभाजन पाया जाता है बताइए? तो असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। ठीक है? तो शैवाल जो होते हैं हमारा एल्गी जिसे बोलते हैं, उसमें किस तरह का विभाजन? असूत्रीय विभाजन है। मतलब सूत्रीय विभाजन नहीं है, फिक्स नहीं है, असूत्रीय है, लिमिटेशन नहीं है इसमें। चलिए, चलिए आ जाइए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से समसूत्रीय विभाजन कौन सी कोशिका मतलब कोशिकाओं में होता है? देखिए असूत्रीय तो हम शैवाल समझ गए, लेकिन समसूत्री पूछेगा मतलब बराबर वाला सूत्री जो है विभाजन जो होता है कौन से सेल में होता है, कौन सा टिश्यू में होता है, मतलब कोशिकाओं में होता है पूछ रहा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो दैहिक सेल में होता है। दैहिक मतलब हमारे शरीर का हिस्से वाला समसूत्री विभाजन है दैहिक सूत्र। दैहिक माने शरीर, देह, है ना? ऐसे याद कर लीजिए। जनन हमारा जो जनन तंत्र पढ़े होंगे, है ना? वशीय फैट वाला टिश्यू तक। तो टिश्यू का क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसी से पढ़े समसूत्री विभाजन अगर होगा बराबरी का तो हमारे शरीर का अंदर होता है। शरीर का जो स्ट्रक्चर बना है उसी से हुआ है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब 18वें प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें रक्त आपका है, पेशी है और फ्लोएम है। उपरोक्त में से कौन से उत्तक का उदाहरण है? तो देखिए देखा जाए तो रक्त हमारा उत्तक का ही है, पेशी हमारा उत्तक का ही है, फ्लोएम भी हमारा उत्तक का ही है। मतलब कि 18वां प्रश्न का आपका 4 सही होगा। 1 2 3 ये सब जो है हमारे उत्तक का ही एक प्रजाति है, रूप है। ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे 19वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 19वां प्रश्न को ध्यान से। स्नायु और कंडरा। देखिए एक स्नायु तंत्रिका तंत्र होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं या तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। स्नायु को ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे स्नायु और कंडरा जो है निम्नलिखित में से किस उत्तक के बने होते हैं? इसमें स्नायु का मतलब होता है लिगमेंट, जो कि 2 हड्डियों की आपस में जोड़ने वाली या 2 अस्थियों को या हड्डी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वो स्नायु करता है। कंडरा क्या होता है? कंडरा जो है यह पेशी और हड्डी मतलब मसल्स और हड्डी को जोड़ने के कार्य में करता है, उसे कंडरा कहते हैं, जिसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन कह दीजिए। इंग्लिश में टेंडन और स्नायु को इंग्लिश में लिगमेंट कहते हैं। ठीक है? मेंट कहते हैं। तो अब आपसे लिगमेंट और टेंडन पूछे कि निम्नलिखित में से किस टिश्यू के बने होते हैं, तब आपको लगाना है कि ये भाई संयोजी उत्तक करेंगे क्योंकि हड्डी से है जुड़ा ना। पेशी को जोड़ने का काम करता है भाई कंडरा, टेंडन, और स्नायु जो है हड्डी को जोड़ने का काम करता है, तो संयोजी उत्तक में ही होगा ना। चलिए ये बात तो आप समझ गए। अगर आपसे पूछे 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कोलेजन। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। कोलेजन जो है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो हो जाता है जिलेंचिन में परिवर्तित हो जाता है। जिलेंचिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? 20वां प्रश्न का जवाब अगर आपके पास है तो 1 आंसर लगा दीजिएगा। अगर 21 सवाल आपसे पूछ रहा है कि अस्थि कारक जो हमारा हड्डियों का जो कारक है, से प्रवर्ध, ठीक है? प्रवर्ध निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 21 सवाल आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। 21 है अस्थि कारकों से जो है प्रवर्ध, ये शब्द को हटा दीजिए। ठीक है? ये थोड़ा सा घुमा हुआ वर्ड है। प्रवर्ध होते ही निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा अस्थि कारक से संबंधित अगर सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड्डियों से संबंधित पूछ रहा है, अगर मान लीजिए हमारे अस्थि कारक से संबंधित अगर पूछे, मजबूती, प्रबंध मतलब मजबूती के बारे में कि हमारा हड्डी कैसे चलता है, किस तरह से है, उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो उसमें सूक्ष्म नालिका पाए जाते हैं। सूक्ष्म नालिका को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कैनाली कुली बोल सकते हैं। कैनाली कुली बोला जाता है, या आप इसे अस्थि नालिका भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा। यह क्या होता है? सूक्ष्म नालिका क्या होता है? यह हड्डियों के बहुत ही कठोर हिस्से के भीतर पाया जाता है। हमारे हड्डी का जो भीतर है उसमें पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत पतली और बारीक सूक्ष्म नहरें होती है, मतलब बारीक जैसे नहरें, नहरें को मतलब माइक्रोस्कोपिक कैनल बोलते हैं, छोटा सा होता है, उसी में भरा रहता है। याद रखिएगा।
एकदम हड्डियों के अंदर ही रहता है, याद रखिए। तो यही है सूक्ष्म नालिका, जिसे हम इंग्लिश में कैनालिकुली बोलते हैं या अपस्थि नालिका भी बोल सकते हैं। चलिए 22 सवाल है। 22 है कि कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? तो कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? बताइए 22 का सवाल तो प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर वो प्लाज्मा का होता है। 23 सवाल है कि पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधों के तनों को या परिधि में वृद्धि जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बता दीजिए 23 का, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही है। पार्श्व विभाजोत्तक अथवा आप इसे बोल सकते हैं कैम्बियम बोल सकते हैं। 24 का आंसर का जवाब आप देख लीजिए, 23 का जवाब देख लीजिए। 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 24 है कि निम्नलिखित में से रुधिर में मतलब ब्लड में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ये बताइए। प्लेटलेट्स नहीं है क्या? न्यूट्रोफिल्स नहीं है क्या? मोनोसाइट नहीं है क्या? बेसोफिल्स नहीं है क्या? कौन सा नहीं है 24 का? तो हम जानते हैं प्लेटलेट्स नहीं है। ये रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? तो प्लेटलेट्स नहीं है ब्लड में, याद रखिएगा। 25 और तीनों है। 25 है निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक खींचे जाने से मूंछ आ जाती है? बता दीजिए 25 का। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जो अधिक खींचने पर मूंछ आ जाती है? क्या तंत्रिका? बताइए कौन सा होगा? तो हम बताएंगे 25 का जवाब है आपके पास 4 स्नायु। स्नायु मतलब लिगमेंट, याद रखिएगा, जो कि हड्डी को जोड़ता है, याद रखिएगा। कंडरा जो होता है, टेंडन जो होता है, वो पेशी और हड्डी को जोड़ता है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए 26 सवाल है। 26 है निम्नलिखित में से कौन सी काड्रा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है? देखिए काड्रा को ही टेंडन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा टेंडन बोलते हैं। तो ये पेशी और हड्डी को जोड़ता है। हड्डी को जोड़ने का काम लिगमेंट को मतलब स्नायु को, है ना, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 26 का 2 आंसर लगाएंगे। 27 सवाल है निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है? चिकनी पेशी मसल्स पाई जाती है, बताइए किसमें पाई जाती है? 27 का जवाब दीजिए तो हम बताएंगे उपरोक्त में से सभी। गर्भाशय में भी, आपको धमनी में भी और शिरा में भी, आर्टरी में, वेन और गर्भाशय में भी पाई जाती है क्या? पेशी। चलिए 28 सवाल है कि निम्नलिखित पादप ऊतकों में मतलब पौधे प्लांट टिश्यूज जिसे बोलते हैं में से किसमें परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है? जीवित जिंदा प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है। कौन से पादप टिश्यू? बताइए। परिपक्वता मतलब ज्ञान, बुद्धिमान, समझदारी, पका हुआ व्यक्ति, ऐसे बोल दीजिए। बताइए जिसमें जीवित प्रोटोप्लाज्मा नहीं होगा। 28 का जवाब दीजिए, आपके पास है। अब इसे बोलते हैं दृढ़ोतक। दृढ़ोतक मतलब होता है बड़ा, समझदार। अब दृढ़ोतक मतलब दृढ़ है, मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन उसमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं होगा। हाँ, श्लेषोतक ये सब है। ट्रैकिडस ये अधिचर्म ये है। लेकिन याद रखिएगा दृढ़ोतक का मतलब होता है, इसका मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने उसका नाम रखा दृढ़ोतक। इसका इंग्लिश में नाम दिया है जिसका मैंने जो है सीधा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। इसका नाम है स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेन काइमा भी बोल सकते हैं, स्क्लेरेकाइमा भी बोल सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। 28 का सवाल हो गया ए। आगे चलेंगे 29। 29 है संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा बने होते हैं? सो संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा बने होते हैं? बता दीजिए 29 का जवाब दीजिए। तो 29 का जवाब आपके पास है तीसरा, कोलेजन। क्या बोलेगा? क्लो या कोलेजन। चलिए 30वां प्रश्न है अस्थि ऊतक मतलब हड्डी टिश्यू की कठोरता इनके फास्फेट और या तथा कार्बोनेट्स के कारण होता है। मतलब कि हमारा जो हड्डी टिश्यू होते हैं उसका कठोरता किसके कारण होते हैं? ये फास्फेट और कार्बोनेट के कारण होते हैं, ठीक है।
कारण होते हैं। अब इसमें आपको बताना है इस ऑप्शन के हिसाब से कि क्या सिर्फ फास्फेट और कार्बोनेट से ही होते हैं, क्या और भी कोई है? बताइए। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 30वां प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। बताइए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी भूमिका होता है। हड्डी यानी जी कैल्शियम भी तो होना ज़रूरी है। चलिए 31 आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। मतलब क्या कहलाएगा? आकृति में देखिए, कार्य में देखिए, उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा या क्या कहा लाता है? ये बताइए। 31 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये है उत्तक, टिश्यू। ऑप्शन नंबर ए टिश्यू। चलिए 32 सवाल। 32 है पौधे की लंबाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ती है? तो पौधे की लंबाई जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ती है? हम जानना चाहेंगे। 32 का सवाल दीजिए। तो शीर्ष अस्त विभाज्य में होता है। शीर्ष मतलब ऊंचाई पे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 33 सवाल है कि कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित होता है? कोशिका विभाजन जो है कहाँ तक जाके सीमित हो जाता है, बता सकते हैं 33 का? तो ये विभाजोत्तक कोशिका तक होता है। विभाजोत्तक मतलब विभाजन होते-होते बेचारा कहाँ तक जाएगा, टूट के खराब ही हो जाएगा, तो सीमित हो जाता है। ठीक है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं, ज़रूरी है क्योंकि विभाजोत्तक जो कोशिका आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है इंग्लिश में आप बता सकते हैं कि इसे आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं या टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी से वहाँ तक जाके सीमित हो जाता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल तक जाके सीमित हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है? अब शीर्ष तो आप जान ही रहे हैं कि अंतिम चरण है, ये याद रखेंगे। चलिए 34 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से जो है सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? तो सक्रिय विभाजन जो है किसकी कोशिका में होता है? 34 का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 34 का जवाब अगर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होती है, तो वो होता है किसमें? कैम्बियम में। कैम्बियम में। चलिए 35 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि घास की जो तना है, तना की लंबाई निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता से या क्रियाशीलता से बढ़ती है? तो घास की तना जो है कौन से प्रक्रिया से, कौन से काम से जो है बढ़ जाता है? यही पूछ रहा आपसे, डायरेक्ट सवाल यही है। तो हम बताएंगे अंतर्वेशी विभाज्य जो होते हैं, अंतर्वेशी मतलब आंतरिक जो होता है अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछते कि घास की तना की लंबाई जो है किस क्रिया द्वारा बढ़ता है भाई, इसके बारे में हमको बताइए। तो आप क्या बताइएगा? बताइए। तो घास है, तना है, तो अंदर इसकी प्रक्रिया में कुछ अदला बदली होगा तभी तो होगा, है कि नहीं? तो आप इसे अंतर वृष्ट भी बोल सकते हैं या इंटर, याद रखिएगा, कैलोरी भी बोल सकते हैं, मेरी स्टेम बोल सकते हैं। मतलब उत्तक की कोशिकाओं में होने वाली जो विभाजन की क्रिया इसी के द्वारा बढ़ेगा। किसके द्वारा? अंतर्वृष्ट विभाजोत्तक के द्वारा, मतलब कि मेरी स्टेम के द्वारा। याद रखिएगा, आप पढ़े थे विभाजोत्तक। और इसे इंटर मतलब अंदर, और क्या है? वृषि या वृष्टि बोलते हैं, वृष्ट। तो इसे हम इंटर कैलेरी मेरी स्टेम बोलेंगे, पूरा इंग्लिश नाम है। क्लियर हो? अब कंफ्यूज मत होइए। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछते तो ऐसे ही जवाब देते ना। अगर मान लीजिए 36 सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से कुटिम उपकला किसका नाम है? लीजिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कुटिम उपकला किसका नाम है? बता दीजिए। आपको बताना है कुटिम उपकला किसका नाम है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। बताइए। तो सल्की उपकला जो है ये आपका आंसर होगा। कुटियम उपकला जो है किसका नाम है? तो सल्की उपकलम का नाम है। सल का मतलब होता है चपटी। 37 सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कुछ परिवेशित कुछ परिवेशित उपकला, उपकला को ही एपिथेलियम बोलते हैं, किसमें पाई जाती है? अब ये जो कुर्सी परिवेशित उपकला है ये क्या है? तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि कुर्सी परिवेशित उपकला किसमें पाई जाती है? बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। ये क्षुद्रांत जो होते हैं। अब क्षुद्रांत क्या होता है पता है? अब ये थोड़ा-सा बायोलॉजिकल नाम हो जाते हैं। क्षुद्रांत हम सुने हैं, लेकिन अब क्षुद्रांत का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा-सा हमको माइंड से स्किप हो गया है।
आप अगर इसके बारे में बता सकते हैं तो बता दीजिए। हाँ, क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत, स्मॉल, है ना? छोटी आंत। इसे हम छोटी आंत बोलते हैं, यही भूल गए थे। ठीक है? तो कुछ परिवेशित उपकला किसमें पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? एमसीक्यू के रूप में अगर देख रहे हैं आप तो। 38 सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है और इसमें बताना है आपको। देखिए यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है। 38 का सवाल थोड़ा-सा लंबा है, आपको समझना है। तो निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करते हुए आपको ये बताना है कि पौधे के जो बाह्य सतह पर प्रायः जो है एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनती है। ये क्या सही है कि गलत है? मतलब किससे संबंधित है? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाएँगे, उस हिसाब से बताना है कि किससे जुड़ा हुआ ये बात कह रहा है। तो क्या पौधों की बाहर जो सतह है, सतह पर जो एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत जो बना होती है, क्या किससे संबंधित है? और सुन लीजिए, यह पौधे की सबसे बाहरी परत है, ठीक है? यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करता है। यह किस कोशिका समूह की है? उपरोक्त में से किसकी समूह की है? मतलब कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि किससे जुड़ा हुआ है। मतलब कि सुन लीजिए, आपका सवाल जो है 38 में क्या है, बता देते हैं कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, ध्यान में रखिएगा। 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है कि पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनती है, ठीक है? ये किससे जुड़ा हुआ है? पौधे की सबसे बाहरी परत है ये, याद रखना है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करता है, तो ये इसमें से किससे सूट करता है? बताइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसका जवाब है 38 का एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सही बात है, बाहरी है, संबंधित है ना? बाहरी परत है ना जी एपिडर्मिस। बताइए एपिडर्मिस क्या होता है? हमारे चमड़ी को सुंदर-वुंदर बनाने का काम क्या करता है? एपिडर्मिस के माध्यम से ही सुंदर रखते हैं ना, रंग बदलता है। ऐसे ही याद रखिए, तो पौधे में भी तो सेम ही है। चलिए 39 सवाल है, याद करने के लिए मैंने बताया। निम्नलिखित ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिका का बना होता है? मतलब निम्नलिखित टिश्यू में से कौन सा निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है? ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। जाइलम? हमें तो जाइलम ही लग रहा है। फ्लोएम है? बताइए। तो जाइलम ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 40वां प्रश्न है, ज्यादा सवाल अब नहीं है, 48 सवाल हैं, 8 सवाल और होंगे। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनता है? तो किस प्रकार का टिश्यू जो है ग्रंथियां जो ग्लैंड जो है बनाता है? बताइए। ऊतक ग्रंथियां बनाता है किस प्रकार का? 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। उपकला, इपिथेलियम, ऐसे बोलिए। अब देखिए ग्रंथि का भय ऊतक क्या है? लीजिए ऐसे ऐसे नाम देंगे तो थोड़े दिमाग तो ठनक जाएंगे ना जी। बताइए आप लोग का भी क्या कहना? ये सब सवाल हिंदी इंग्लिश में लाना पड़ेगा हमको लगता है। लाते-लाते थक जाता हूँ। कैसे-कैसे लाऊँ? चलिए, गर्ती का भय उत्तक क्या है? गर्ती का भय उत्तक क्या है? बताइए किससे जुड़ा हुआ है? बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिए। 41 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे 41 का संयोजी उत्तक से संबंधित है। क्या है? संयोजी उत्तक से संबंधित है। मतलब ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लचीला है, शिथिल है ना? लचीला इसको कहते हैं। गति कब है मतलब टिश्यू जो होता है लचीला जो कि जोड़ने का काम करता है और लचीलापन इसमें आपको दिखेगा, ठीक है? आप संयोजी उत्तक इसे कह सकते हैं, अंतराली संयोजी उत्तक कहा जाता है, ठीक है? चलिए 42 सवाल आपके स्क्रीन पर। 42 है निम्नलिखित में से कलश कोशिकाओं का कार्य क्या है? कलश जैसा आपको दिखेगा पूजा पाठ में कलश रखें ऐसा। तो बताइए कोशिकाओं का कार्य क्या है? कलश कोशिकाओं का कार्य क्या होगा बताइए? 42 मतलब कि श्लेष्मा का उत्पादन होना, श्लेष्मा का उत्पादन, ठीक है? देखिए श्लेष्म का एक और नाम है बलगम, ठीक है? बलगम, ये आप मुकुल्स मुकुस बोल सकते हैं, मुकुल्स और ये उत्पादन करता है और ये जो आपको कलश कोशिकाएँ हैं, कलश कोशिका को आप गोवेल्ट सेल्स भी बोल सकते हैं, गोवेल्ट सेल्स भी बोला जाता है। चलिए 43 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक लंबी अस्थि मतलब लंबी अस्थि का शिरा है, मतलब हड्डी का शिरा है, जो कि दूसरी अस्थि से इसके द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब दूसरे हड्डी से इसे जोड़ा जाता है। कौन-सा ऐसा लंबा हड्डी है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना? रीढ़ की हड्डी कहते हैं जी। रीढ़ की हड्डी हमारी लंबी है, लेकिन सवाल कुछ और है। मैं कुछ और बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना है। तो सुन लीजिए, लंबी अस्थि का शिरा ठीक है, दूसरे अस्थिक के द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखिए,
जैसे ही सवाल को देखिएगा, एक अस्थि दूसरे अस्थि को जोड़ रहा है, मतलब स्नायु, मतलब लिगामेंट का काम कर रहा है, लिगामेंट है। यहाँ पे पेशी आ जाता और यहाँ पे हड्डी आता तो कंडरा होता। मतलब कि आपको इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना, स्नायु। बस देख रहे हैं, सवाल को घुमाता है बस। 44 सवाल, किसी जीवित कोशिका तनन या यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। मतलब कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो जनन और यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है? ठीक है, बताइए, तनन है कि जनन है? 1 मिनट रुक जाइए, इसका प्रिंटिंग हम थोड़ा देख लेते हैं। 44 सवाल है, 44 सवाल का हम देख लेते हैं। तनन ही है, जनन नहीं है, तनन। तथा यांत्रिक समर्थ जो है प्रदान करता है, तो वो कोई और नहीं करता, वो करता है कोलिन काइमा करता है। क्या ये बात सत्य है? 44 का सवाल का जवाब दीजिए। तो नहीं, 44 का एकदम सही जवाब है सलेशात्मक, जिसे कोलिन काइमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कोशिका और यांत्रिक का समर्थन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 45 सवाल है और इसे समाप्त करते हैं। काष्ठीय लिंगीफाइड, लिंगीफाइड जो है, लिंगीफाइड दृढ़ित निर्जीव कोशिका कौन सी है? दृढ़ित मतलब बड़ा, निर्जीव कोशिकाएं कौन सी है? लिंगीफाइड निर्जीव कोशिका कौन सी है? आप यहाँ कष्टीय दृढ़ित निर्जीव कोशिका कौन सी है, यही सवाल है आपसे। 45 का जवाब दीजिए। तो आप दीजिएगा, इसे हम दृढ़ कहेंगे। दृढ़ मतलब दृढ़, मजबूत, दृढ़ है, लंबा, निर्जीव कोशिका है ये। लिंगीफाइड जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा। और रखिएगा, जिसे हम स्क्लेरेन काइमा बोलते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 सवाल आपके सवाल है, जटिल उत्तक किसका बना होता है? उत्तक से मैंने नहीं पढ़ाया था, उत्तक से इतने सवाल आ गए, और क्या चाहिए, जिसमें से रूल सब आ गए। 46 जटिल उत्तक किसका बना होता है? जटिल उत्तक बताइए, 46 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये होता है विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं को हम कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अब फिर आ गया, क्या आ गया? दृढ़ोतक से जो है सलिशा, सलिशोतक, इसमें भिन्न होता है। देखिए, दृढ़ोतक और सलिशोतक, ये पढ़ने में थोड़ा सा उटपटांगे, इसका इंग्लिश हम देख लेते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं दोनों को। देखिए, सलिशोतक को हम कहते हैं कोलिन काइमा कहते हैं, और इसे दृढ़ को कहते हैं स्क्लेरे काइमा। तो स्क्लेरे काइमा काइमा का विशेषता बताना है, इसकी बात कर रहा है 47। मतलब इसमें भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। तो इसमें और कुछ भिन्न नहीं है, इसमें परिपक्वता पर कोशिका द्रव धारण जो है, धारण किए रखना होता है। परिपक्वता हो गया, बुद्धि हो गया भाई, ये भाई दिमाग रखिए, कोशिका द्रव रखिए, याद रखिएगा। चलिए 48 सवाल है और अंतिम सवाल है कि सरल उपकला, मतलब सरल उपकला एक उत्तक है, याद रखिए, एकदम साधारण सरल, एकदम सिंपल। इपिथेलियम बोलिए, उत्तक है जिसमें कोशिकाएं क्या होती है, बता सकते हैं? तो कोशिकाएं जो होती है वो अंग बनाने के लिए लगातार विभाजित होते रहती है, तो अंग बनाने के लिए धीरे 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 कटते रहती है। ये हो गया हमारे टिश्यू से। आते ही अध्याय 7 का। अध्याय 7 में भी 48 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीवों की विविधता पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग, क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पहला सवाल है और बताएंगे आंसर। पहला सवाल है कि सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? कौन व्यक्ति थे भाई? तो और कोई नहीं, रॉबर्ट विएक्टर थे। विएक्टर, विएक्टर बोलते थे, जैसे हिएक्टर बोलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा हुआ है बीपीएससी में, बायोलॉजी वाले जिनका सब्जेक्ट है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा नहीं है? नहीं पूछ दिया, मतलब नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सब है, मतलब तीनों है। उदाहरण में ही नहीं दिया है, अगर इन तीनों को छोड़कर और कोई देता तो मानते, लेकिन यहाँ पे साइकॉन ये है, इसका पेरिफेरा का उदाहरण है। यूप्ले कटेला ये जो है, ये भी पोरीफेरा का है। और स्पंज जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पॉन्जिला बोलते हैं, जो कि मीठे पानी का स्पंज होता है ना, उसमें होता है ये पोरीफेरा, तो उदाहरण तो है, तो इसका सही है। ठीक है, एक ग्लास रूप स्पंज होता है जिसमें हम लोमेन, हाल लोमेना जो नाम का होता है, हाल नोमेना नाम का एक और आता है जो कि पोरीफेरा का ही हिस्सा होता है, जो कि अभी इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं हाल नोमेना बोलते हैं, लो नेमा बोलते हैं, लो नेमा ज्यादा नाम अच्छा है इसका,
याद रखिएगा। लेकिन उसको छोड़िए, अभी 3 जो है ये पोरीफेरा का उदाहरण है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन अलग नहीं दिया है, तो नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि पोरीफेरा तीनों है। 20वां प्रश्न है, ऑर्थोपोडा संघ का जंतु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑर्थोपोडा संघ का जंतु निम्नलिखित में से कौन है? तो बिच्छू है। याद रखिए, बिच्छू होता है। 21 सवाल, निम्नलिखित में से अमीबा और पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है? तो अमीबा एक कोशिकीय है, तो पैरामीशियम भी इसका सपोर्टर ही होगा। ऑर्थोपोडा में आएगा, बताइए, बताएंगे। 21 का सवाल का जवाब दीजिए। तो वो आएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आएगा, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ पढ़े थे ना, अमीबा और प्रोटोजोआ से सवाल देखिए आ गया। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आता है? किस जगत, मतलब किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, हमको तो यही लगता है, यही होगा ही। चलिए 23 सवाल, निम्नलिखित में से फाइलम प्लेटी हेलिमथिन्स, सुनिएगा, फाइलम प्लेटी हेलिमथिन्स, हेलिमथिन्स भी बोलते हैं, तो प्लेटी हेलिमथिन्स किस संघ का जंतु है? फाइलम प्लेटी हेलिमथिन्स किस संघ या किस वर्ग का जंतु है? बता सकते हैं तो बता दीजिए। 23 का जवाब का इंतजार है, तो ऑप्शन नंबर डी, टेम वर्म में, टेप वर्म ऐसा बोलते हैं, टेम वर्म बोल दीजिए, तो टेप वर्म बोलिएगा। ओके, चलिए 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो पोरीफेरा जो है, जो होता है वो स्पंज होता है ना, स्पंज के रूप में होगा, छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र। तो फाइलम पूछा किस संघ का जंतु है, बताइए। तो हम बताएंगे स्पंज, 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 है ना, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए 25 है, निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। ऑर्थोपोडा का उदाहरण फिर से पूछा, हम बिच्छू लगाए थे, अब किसको लगाए बताइए? मकड़ी को लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये एकदम सही लगता है, मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी। 26 सवाल, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का फाइलम का जंतु है? मोलस्का का फाइलम का जंतु है, बताइए, मोलस्का का जंतु है, बताइए कौन सा? मोलस्का में कौन आएगा? ऑक्टोपस आना चाहिए, हमें तो ये लगता है, आपको क्या लगता है बताइए। तो एकदम ऑक्टोपस ही आएगा। आप जब बोलिएगा तो सही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन उपफाइलम वाटीव्रेटा, वाटीव्रेटा का उदाहरण है, बताइए। उपफाइलम वाटीवेटा, वाटीव्रेटा बोलते हैं, व्रेटा का उदाहरण कौन सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। तो मेढक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, उभयचर के रूप में। उपफाइलम मतलब दोनों पे रहने वाला, ऐसे याद रखिएगा, जिसमें वाटीव्रेटा का उदाहरण के रूप में रखेंगे। 28 सवाल आपके स्क्रीन पर है, 28 आ गए, समझ रहे हैं कि निम्नलिखित में से गिल्स के द्वारा सांस जो है किसमें नहीं होता है? तो देखिए, मछली तो गिल्स से ही सांस लेते हैं, लेकिन और कौन नहीं ले सकता है बताइए? तो बताएंगे, तो हम बताएंगे, छिपकली नहीं लेगा, नहीं तो टोरीपीडो लेगा, डॉलफिश लेगा, सी हॉर्स लेगा, ही समुद्र में रहने वाला हॉर्स जो पानी में रह रहा है, क्या नहीं लेगा गिल्स से। चलिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रुधिर वाला जंतु है, जिसका गर्म ब्लड है, किसका है बताइए? तो 29वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो गर्म हमारा जो है गौरैया का निकलेगा। चलिए 30वां प्रश्न बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन शीत रुधिर वाला जंतु है, मतलब ठंडा ब्लड वाला जंतु है, कौन सा जो ठंडा में रहता हो, बताएंगे? तो मेढक, शीत ऋतु, ऐसे याद रखिएगा। 31 सवाल, निम्नलिखित में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला, मतलब 3 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, मतलब चैम्बर पाया जाता है, 3 चैम्बर वाला पाया जाता है, बताइएगा किसमें 3 कोष्ठ होते हैं? 31 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये है हमारा फ्लाइंग लिजार्ड में, लिजार्ड में पाया जाता है, लिजार्ड मतलब छिपकली, याद रखिएगा। तो फ्लाइंग लिजार्ड मतलब उड़ने वाले छिपकली में होता है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 32, निम्नलिखित में से किसमें 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय
पाया जाता है। तो मानव में तो 4 वाला पाया जाता है, चिंपैंजी में पाया जाएगा ही, क्योंकि ये कैटेगरी मानव के ही रूप में आता है, जानवर है, जंतु है, तो भाई इसमें तो हम जानते हैं चिंपैंजी में आएगा ही। कुत्ते में भी आ जाएगा 4 चैम्बर, है ना। और उल्लू में आएगा क्या, बताइए तो। हमको भी लगता है कुल्लू में भी आ जाना चाहिए, क्या लगता है, एकदम रुकने से सभी होंगे। चलिए 33 सवाल है कि निम्नलिखित में से जो स्तनधारी वर्ग हैं, वर्ग का जंतु कौन है। स्तनधारी वर्ग का जंतु कौन है, बता दीजिए। तो ये है हमारा चिंपैंजी, स्तनधारी में आता है। चलिए 34, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्विपदीय नाम पद्धति को शुरू किया गया था। द्वि नाम पद्धति का शुरुआत या सिद्धांत का शुरुआत किसने किया था, ये पूछ रहा आपसे। 34 का जवाब दीजिए। तो ये हम बता देंगे, लिनियस का नाम आता है, कैरोल्स लिनियस ने किया था। चलिए 35 सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। किसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं जी, तो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं, है ना, पंख भी पाए जाते हैं, ऐसे बोल दीजिए, नहीं तो रेंगते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अप्रत्यक्ष जननांग पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, लेकिन उनमें जननांग होते हैं, किसमें होते हैं बताइए। तड़ीशक्ष टेरिडोफाइटा में होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 37 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें थैलेस नहीं पाया जाता है। थैलेस या थैलेस, याद रखिएगा, नहीं पाया जाता है, बताइएगा। 37 का जवाब दीजिए 2 मॉस। आ गए 38 सवाल, निम्नलिखित में से सवाल हैं, निम्नलिखित में से सवाल कौन से हैं बताइए। तो वो हैं इलोथ्रिक्स हैं। 39 सवाल, निम्नलिखित में से इलोथ्रिक्स है, तो इलोथ्रिक्स क्या है बताइए। तो ये है एल्गी। चलिए 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। लिवर, वर्ट, याद रखिएगा, वर्ट। अगर 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, बताएंगे। तो फर्न। 42 सवाल है, निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म है, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म है, तो ये है साइकस। 43 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म है, बताइएगा। तो ये है मटर। 44 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलियम सदस्य हैं, बताएंगे। पेनिसिलियम सदस्य होते हैं, तो ये हैं कवक। 45 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ है, बताएंगे। 45 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ है, तो ये है यूग्लिना। 49 सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, किसमें से नग्न बीज पाए जाते हैं। 46, तो जिम्नोस्पर्म में, यार क्या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। 47 सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है भाई, तो बताएंगे दरियाई घोड़ा है। 48 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, कौन नहीं है। 48 का बताइए, कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है भाई। 48 सवाल, 48 सवाल, 48 सवाल, तो ये बताएंगे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। 49 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी खेल नहीं है। स्तनपायी खेल नहीं खेलता है, स्तनपायी नहीं है, बताएंगे। तो ये हमारा डॉल्फिन स्तनपायी नहीं है, जिसके साथ हम लोग खेलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 8वां अध्याय है गति।